तो भैया एड्स का फुल फॉर्म पूछा था, तो साइंस का क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एलिसा टेस्ट इसके लिए किया जाता है। तो भैया पेरियार नदी से क्वेश्चन था। देखो अब एक बात बताएं दोस्तों, लगातार जो है नदी के उद्गम से क्वेश्चन आया, तो जो सुबह वाली शिफ्ट थी उसमें पेरियार नदी का पूछा हुआ था कि पेरियार नदी का उद्गम बताओ, तो आपका आंसर क्या था मित्रों, पश्चिम घाट आंसर था। किस नदी, किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है, तो केरला की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है भैया, केरला की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद आप जानते हैं कि पेरियार नदी पर ही एक इडुक्की बांध मिलता है भैया, है ना। और ये इडुक्की बांध कहां पर है भाई, इडुक्की बांध आप देखेंगे तो उसी केरल में इडुक्की जिले में स्थित है कि नहीं भैया राहुल? हाँ भाई, संध्या, प्रीति, विवेक, नीत, एकदम जबरदस्त। चलो और देख लो भैया। इसके अलावा दोस्तों केरल में मुल्ला पेरियार नदी है, भरत पूजा नदी है, ये सारी नदियां भी आपको वहां पर मिलेंगी। बिल्कुल भाई, फटाफट बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा था भैया। तो बिल्कुल फटाफट बताइए दोस्तों, क्या होना चाहिए आंसर? ओ बबुआ क्या होना चाहिए? एकदम स्वागत है भैया मृणाल। तो देखिए अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ लेता किस मॉडल पर आधारित थी, तो याद रहे कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अच्छा एक बात और आपको बता दें कि दोस्तों जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं सबका टाइम पीरियड, सबका जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो पंचवर्षीय योजना एकदम कोई भी पेपर देने जाओ, न केवल रेलवे, एसएससी, कोई भी पेपर देने जाओ, आपको हर हाल में योजना तैयार होना चाहिए। बिल्कुल भाई, ठीक है। बाकी पहले अध्यक्ष, अच्छा योजना आयोग के पहले अध्यक्ष क्या भाई? योजना आयोग जो है इसके पदेन अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, बताओ फटाफट जरा। तो पदेन अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? बिल्कुल दोस्तों आप जानते हैं कि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आया है। कब आया नीति आयोग? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया है योजना आयोग के स्थान पर। तो चाहे नीति आयोग ले लो चाहे योजना आयोग ले लो, पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो भैया पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अच्छा अंतिम अध्यक्ष बताइए, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष बताओ दोस्तों, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष फटाफट बता दो। तो अंतिम अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? कौन थे? अरे कौन बताएगा, कौन बताएगा भैया अंतिम अध्यक्ष कौन बताएगा? वो देखो सुमन बेरी बता रहे हैं। ओ भाई आराम से, हाँ मोदी जी, बिल्कुल। तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष मोदी जी थे भाई। ठीक है चलो, तो आप देखो भैया 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक जीतने वाली महिला पूछा हुआ था दोस्तों। तो कौन था आंसर भैया? अंशु मलिक आंसर था। कौन? अंशु मलिक। तो याद रखिएगा अंशु मलिक दोस्तों। और उधर याद करिए जरा, उधर याद करिए कि कौन सा। अच्छा फटाफट जरा बता दो कि ओलंपिक में कुश्ती से रिलेटेड किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता था? फटाफट जरा कमेंट करके बताएंगे। ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाले भारतीय रेसलर का नाम बताइए भैया। भारतीय रेसलर का, भारतीय कुश्ती पहलवान का नाम बताइए भाई, कौन था भाई? क्या बात है, क्या बात है। एक तरफ से मैक्सिमम लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है, रवि कुमार दहिया। तो एकदम सही बात है, रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था भैया ओलंपिक में। ठीक है, हाँ इसके अलावा मीराबाई चानू ने भी सिल्वर मेडल जीता था, है ना भाई। इसके अलावा मीराबाई चानू ने भी। जैन धर्म में जीन का क्या अर्थ होता है भैया? जिन का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जिन, फटाफट बताइए। देखो जिन का मतलब क्या हो जाता है? विजेता दोस्तों। अच्छा अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म में किसे जिन कहा गया है? तो महावीर स्वामी को जिन कहा गया है। हालांकि महावीर स्वामी को इसके अलावा और क्या कहा गया है? अरहत कहा गया है। जी हाँ, निर्ग्रंथ कहा गया है दोस्तों। अरहत और निर्ग्रंथ भी कहा गया है, साथ में केवलीन भी कहा गया है। तो याद रखिएगा कि भैया ये अलग अलग नाम किसके हैं दोस्तों? तो ये महावीर स्वामी के हैं, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ और केवलीन। एकदम शानदार भाई, एकदम भाई। नीरज, सूरज, अनिल, बिल्कुल भाई मीना। पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? भैया सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम, दबाकर लाइक वाइक ठोकते रहना दोस्तों। तो किसके द्वारा की गई थी भैया? बिल्कुल तो सीएसओ के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस दोस्तों। बिल्कुल सीएसओ के द्वारा की गई थी। चले भाई, बिल्कुल भाई एचएसएम। देखिए दोस्तों इनमें से कौन गलत है ये क्वेश्चन पूछा। तो देखो आर्टिकल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे आप एनटीपीसी देख लीजिए, चाहे आप इधर ग्रुप डी देख लीजिए या अन्य एग्जाम देख लीजिए, लगातार आर्टिकल से क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों। तो देख लीजिए पूछा था कि कौन सा गलत है, और इस प्रकार से आप देखिए कि स्वास्थ्य आपात जैसी कोई चीज तो होती नहीं है ना भैया। तो 350 जो है यही वाला गड़बड़ था, स्वास्थ्य आपात जैसी कोई चीज नहीं होती। इसके अलावा और भी आर्टिकल से क्वेश्चन थे। ठीक है भैया, क्या आर्टिकल से था? एक देखिए आर्टिकल से था दोस्तों, आर्टिकल 231 से था। आर्टिकल 231
231। 231 में क्या दे रखा है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकती है ना भैया। 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकती है। फिलहाल उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पाए जाते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसमें कई राज्य ऑप्शन में दे रखे थे। मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि 2 चीजें हैं। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो विश्व में उष्णकटिबंधीय वन कहां मिलते हैं, तो जो भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, समझ पा रहे हैं। तो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र है वहां पर आपको मिलेंगे क्या दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और अगर भारत की बात करें तो भारत में 2 जगहों पर मुख्य रूप से मिलेंगे, एक तो पश्चिमी घाट में और दूसरा अंडमान निकोबार में। कहां पर मित्रों, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में राज्य दे रखा था शायद, है ना भैया। हाँ भैया रवि एकदम सही कहा। तो भैया ऑप्शन में राज्यों के नाम दिया हुआ था, तो केरल बता लो, केरल ना ऑप्शन में हो तो कर्नाटक ऑप्शन में हो। ठीक है भैया, तो कम से कम ये केरल या कर्नाटक ऑप्शन में रहे तो आप आंसर लगा लेंगे। ठीक है मित्र, और वैसे भी सर्वाधिक जैव विविधता भी यहीं पर पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। एकदम भाई दिव्या, एकदम दिव्य ज्ञान है भाई। चलिए चैकहाउ, देखिए अब किसी बच्चे ने बताया कि चैकहाउ त्योहार कहां मनाया जाता है, तो चैकहाउ त्योहार नहीं होता है। चकहाउ करके, चकहाउ क्या होता है दोस्तों, एक ब्लैक राइस होता है। अगर आपने पढ़ा हो कई बार, चकहाउ करके एक ब्लैक राइस होता है। और चकहाउ जो ब्लैक राइस होता है ये किस राज्य से संबंधित है, दरअसल में इसको हाल ही में जीआई टैग मिला था, तो जीआई टैग मिला हुआ था चकहाउ को। तो चकहाउ जो है ये तो आपका मणिपुर से रिलेटेड है। किससे, मणिपुर से रिलेटेड है। समझ पा रहे हैं, किससे रिलेटेड था, मणिपुर से रिलेटेड था। ठीक है भैया, तो चकहाउ राइस है, चकहाउ त्योहार तो नहीं होता है। ठीक है भैया, तो चकहाउ क्या है, राइस है जिसको जीआई टैग मिला हुआ था। जिन महिलाओं ने पढ़ाई छोड़ दी है उसके लिए इंडिया और यूनेस्को ने कौन सी, नहीं ये कुछ है ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा था और मुझे क्वेश्चन जो है गलत लग रहा था। खैर देखिए, मांग बढ़ती है तो उसका वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। डिमांड एंड सप्लाई वाली थियरी तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना भैया। अच्छा भैया रवि, अच्छा रवि बाबू का कहना है कि चकहाउ करके एक त्योहार भी होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एक बार देख लेना, मुझे फिलहाल अभी दिमाग में नहीं है क्योंकि चैकलाउ करके ऑप्शन में था, तो मतलब बच्चे ने बताया तो वो थोड़ा सा अलग हो गया था ना। ठीक है चलो, तो देखो भैया, तो मांग बढ़ती है। देखो सिंपल सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई, आप जानते हैं कि डिमांड क्या होती है, डिमांड बढ़ती है तो क्या होती है, सप्लाई। डिमांड जैसे बढ़ती है सप्लाई क्या हो जाती है, सामान्यतः कम हो जाती है। ठीक है, फिलहाल इसमें डिमांड और सप्लाई का मामला नहीं था, इसमें मांग बढ़ती है तो उसका वक्र क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंप्लीट बताया हुआ था। ठीक है भैया, हाँ इनकम्प्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है मतलब कंप्लीटली ये क्वेश्चन बच्चा नहीं बता पाया। ठीक है, लेकिन ये है कि इकोनॉमिक्स में आपने डिमांड एंड सप्लाई वाली थियरी पढ़ी होगी तो आराम से जो है आप बता लेंगे। ठीक है भैया, वही है कि मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ जाती है, मांग घटती है तो कीमत घट जाती है। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सही है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो देखिए भैया इसमें क्या है मामला कि 4 विकल्प दिए हुए थे, जैसे पहला दिया था कि 82 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर, तो बच्चा क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाया, है ना, बच्चा क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन ये समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर करके कुछ दिया होगा, है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा करके, देशांतर मतलब आप जानते हैं कि जिसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय लिया जाता है। ठीक है भैया, हाँ आना। और यहां पर क्या, अब देखो ये लाइन एकदम सीधी सीधी गलत इसलिए लग रही है क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी दोनों लिखा है। भैया देशांतर रेखा या तो पूर्वी होती है तो पश्चिमी होती है। ठीक है भैया, हाँ अब कुछ लोगों को क्वेश्चन याद है तो वो जो है उस हिसाब से आंसर बता रहे हैं कि हमने वहां बी एंड सी लगाया था। ठीक है, आगे क्या लिखा था, उष्णकटिबंधीय रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, तो ऐसा तो नहीं होता है, एक दूसरे को नहीं काटती है, ऐसा मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन बच्चा नहीं बता पाया इसमें, ऐसा कोई क्वेश्चन था। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल। अब देखो क्या है, नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में, तो याद करो भैया 1903 में क्या हुआ था भैया, सीधी सीधी बात है, दांडी मार्च हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। भैया 241 मील की यात्रा थी। ठीक है, कितनी भैया, 241 मील की यात्रा थी और 78 लोगों के साथ इन्होंने साबरमती से निकलकर नवसारी के दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था भाई। ठीक है, अनंत नागेश्वर राव से पहले मुख्य सलाहकार कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ रखा था। अनंत नागेश्वर राव से पहले मुख्य सलाहकार कौन थे, तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये पूछ लिया कि किसको इन्होंने रिप्लेस किया, एक तरह से किसको इन्होंने रिप्लेस किया, ये क्वेश्चन पूछ लिया।
ठीक है भैया। तो कौन थे भैया, तो कौन थे फटाफट बताइए। तो देखिए दरअसल में मामला यह है कि उस समय तो कृष्णमूर्ति राव थे। क्या कौन थे भैया, कृष्णमूर्ति थे। ठीक है भाई, कौन थे, कृष्णमूर्ति थे। देखिए ठीक है, कृष्णमूर्ति थी। और आप ये जानते हैं कि वर्तमान में जैसे मान लीजिए कि किसी पेपर में किसी शिफ्ट में हो सकता है ऐसा पूछ ले कि भैया वर्तमान में आर्थिक सलाहकार कौन है। ठीक है, तो आप क्या बता देंगे भैया, अनंत नागेश्वर राव। ठीक है भाई, चलिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यह भी एक क्वेश्चन था। नया लोकपाल, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया भैया। हाँ भाई प्रेम, ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया और थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया। पिनाकी चंद्र घोष, कौन दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष। तो आप देखेंगे ये फर्स्ट और थर्ड तीनों दोनों शिफ्ट में पूछा गया। बिल्कुल बिल्कुल, पिनाकी चंद्र घोष। हाँ भाई फटाफट बताइए दोस्तों, 2011 के जन्म दर के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर में कितनी थी। तो ये दोस्तों 47 थी। उस समय कितनी हुआ करती थी, 2011 की जनगणना के अनुसार 47 हुआ करती थी। ठीक है भाई, चलिए अब आइए जरा एक नजर डाल लेते हैं कि और कहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखा जाए कि और कहां से क्वेश्चन पूछा था भाई। तो आप देखेंगे दोस्तों कुछ और क्वेश्चन जो पूछ रखे थे, जैसे पूछ रखा था क्या, ये देखिए पहला लोकपाल वगैरह भी जो है ना, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार। तो सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, यह पूछा हुआ था 1930 में। हालांकि आप जानते हैं कि यही क्वेश्चन इन्हीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ना, थर्ड शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में था कि सर सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1930 में मिला। और थर्ड शिफ्ट में था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी लोगों को पता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा 28 फरवरी को ऐसा नहीं है कि सर सीवी रमन का जन्मदिन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 28 फरवरी को दरअसल में रमन प्रभाव की खोज की घोषणा हुई थी, रमन प्रभाव की खोज हुई थी, तो इस वजह से इस दिन मनाया जाता है वर्ष 1928 में। ठीक है भैया, बिल्कुल। चलिए और देखा जाए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये तो बता चुके हैं कि भैया भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में पहला लोकपाल भी बता चुके हैं, पिनाकी चंद्र घोष थे। पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है भाई। सिल्वर मेडल ये पूछा हुआ था विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने जीता था, तो अंशुम मलिक ने जीता था। वेटलैंड डे पूछा हुआ था, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे। तो आप देख सकते हैं कि आज 3 शिफ्ट हुए और 2 शिफ्ट ऐसे रहे जिसमें दिवस का क्वेश्चन आया, एक तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वाला और दूसरा ये वाला वेटलैंड डे वाला। तो दिवस से 2 शिफ्ट में क्वेश्चन आ गए भाई। वैक्सीन मैत्री पहल जो है इससे क्वेश्चन था, तो याद रखेंगे वैक्सीन मैत्री पहल किसने स्टार्ट किया था, भारत ने स्टार्ट किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कब स्टार्ट किया था, कोई बता सकता है एग्जैक्टली कब स्टार्ट किया गया था, तो 20 जनवरी 2021 को वैक्सीन मैत्री पहल अपने पड़ोसी देशों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। लाइक वाइक दबाकर करते रहना, उसमें कोनो कंजूसी नहीं भाई। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं भैया, ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भाई नादिर शाह को कहते हैं। अच्छा नेपोलियन कौन था, वास्तव में नेपोलियन कौन था भैया, वास्तव में नेपोलियन का संबंध किस देश से है, वास्तव में नेपोलियन का संबंध किस देश से भाई, तो भैया फ्रांस से एकदम। और वास्तविक नाम कई बार आता है लिटिल कारपोल, एकदम शानदार शानदार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये तो बता ही चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। तो देखा जाए कि कौन सा और बचा हुआ है, ये देखिए, ये जो आप थर्ड शिफ्ट पर आ जाते हैं भाई, तो देखिए जरा थर्ड शिफ्ट पर आते हैं। तो थर्ड शिफ्ट ये देखिए आर्टिकल 51A, ये सेकंड शिफ्ट का है, थर्ड शिफ्ट का नहीं है, ये सेकंड शिफ्ट का है। आर्टिकल 51A पूछा था, सबको पता है कि मौलिक कर्तव्य आता है इसके अंतर्गत, है ना भैया। हाँ आर्टिकल 51A के अंतर्गत क्या आता है, मौलिक कर्तव्य आता है। किस भाग में है अगर पूछा था, तो ये हो जाएगा भाग 4A। क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 4A, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक भाई, चलो। बासवाराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं भैया, तो देखो आसान क्वेश्चन था, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। चलिए एक हम आपको हिंट देते हैं, ये उसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। कौन दोस्तों, थावर चंद गहलोत जिस राज्य के राज्यपाल हैं। एकदम सही पकड़ा है, एकदम सही पकड़ा है, अरे एकदम जबरदस्त पकड़ा है बबुआ, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, एकदम छोड़ना नहीं। दूषित जल से कौन सा रोग होता है, तो ये शायद डायरिया होता है, आपको अभिषेक सर आगे बताएंगे। ठीक है, ये भूल भटक के इधर आ गया है,
चलो अब बताओ भैया 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? याद करो दोस्तों, बताइए सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है। तब तक हम आपको बताएं कि बेरोजगारी दर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बेरोजगारी दर कितनी है पूरी दुनिया में? बेरोजगारी दर वर्ल्ड में अगर पूछा जाए तो भैया ये है 5.7%, जबकि भारत में बेरोजगारी दर कितनी है? भारत में दोस्तों 7.5% है। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। और कितने परसेंट है? 28% है। कितने भैया? वो देखो बिहार बता रहे हैं 28% राजस्थान में, यही तो राजस्थान में बबुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, तो अगला क्वेश्चन देखा जाए अमरकंटक पहाड़ी से भैया। ओ भाई, जीवन में कितनी बार पढ़ा होगा आपने कि अमर और सोनम की अमर कथा। जी हाँ भैया, सोनम और अमर कथा आपने जरूर पढ़ा होगा। इस दुनिया में जब ग्रुप डी के इतिहास में सिलेक्टेड लोगों का नाम लिखा जाएगा तो आदि, रंजन, अभिलाषा और नितिन का नाम पहले आएगा। चलो भैया, तो देखो अमरकंटक से निकलती है सो से सोनम, ठीक है, सोन से सोन, न से नर्मदा और म से महानदी। तो ये तो बच्चे बच्चे के जबान पर लिखा है नर्मदा, सोन और महानदी का नाम। अगला क्वेश्चन मेरी जान देखो, एचडीआई इंडेक्स है भाई, कितनी बार पूछेगा भाई? एचडीआई इंडेक्स से इतना लल्लन टॉप क्वेश्चन एनटीपीसी से लगाकर अब वहीं तक मार रगड़े पड़ा है, एकदम झोंके पड़ा है भाई। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भैया 1990 में पहली बार विकसित किया गया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है दोस्तों। बाकी जानते हैं आपकी अमर्त्य सेन और महबूब भैया, अमर्त्य सेन और कौन? महबूब कौन भाई? महबूब उल हक। अब कई लोग सोच रहे थे महबूब पर ही रह जाएंगे क्या गुरुजी? नहीं, रुको, आगे भी बढ़ेंगे। केवल महबूब पर रहना ठीक नहीं होगा, खतरे से खाली बिल्कुल नहीं होगा, एकदम सावधान, जबरदस्त, कदरदान, मेहरबान। जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दो मेरी जान। अमर्त्य सेन इंडिया के थे और महबूब उल हक पाकिस्तान के थे, और दोनों लोग आए साथ में, और साथ में आते ही इन्होंने बना दिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किन आधारों पर दोस्तों? तो देखो, किसी देश में शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और दोस्तों आय की स्थिति, मतलब इनकम की स्थिति के आधार पर उस देश का निकाला जाता है भैया? निकाला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हालांकि पूछा था भारत की रैंक, तो देर न करिए, आंसर जान लीजिए 131। जबरदस्त, शानदार, लल्लन टॉप। अगला देखो, ओ भाई, भारतीय संग्रहालय अधिनियम कौन बताएगा? है किसी में दम जिसके पास वही क्वेश्चन का मरहम। इस क्वेश्चन का मरहम किसके पास है? बताओ भैया, है किसी में दम? और बताओ फिर फटाफट इस क्वेश्चन का मरहम का होगा भैया? इसका आंसर होगा 1910। ए बबुआ, का होगा? 1910। ठीक है भाई, चलिए फटाफट बताइए। देखो अरे भाई, इतनी बार पढ़ा रखा है, रगड़ के पढ़ाया है, रगड़ के पढ़ाया है, और रगड़ने से दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। रगड़ डालो और याद कर डालो, आर्टिकल का एकदम भूचाल मचा डालो। जीएसटी काउंसिल है, आप सब उन लोगन का पता है का है, जीएसटी काउंसिल है। तो भैया जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A के तहत आवत है। और याद करो 101 रुपया का है ना जीएसटी, पैसा संबंधित है ना। जीएसटी वो चीज है, वो हथियार है जिसके माध्यम से सरकार हमसे पैसा लेती है, और हम सरकार को 101 रुपया देते हैं कि लो भैया दक्षिणा, है कि नहीं? हाँ, तो भैया ऐसा है। 101वां संविधान संशोधन 2017 लागू हुआ था 1 जुलाई के दिन। जीएसटी न हुआ बवाल, गजब, जबरदस्त, धमाका, एकदम जबरदस्त वाला क्वेश्चन भाई। मासिन राम कौना पहाड़ी पर है? जीवन भर पढ़े सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो सर्वाधिक वर्षा पढ़ा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा झमाझम। तो भैया दुनिया में सबसे ज्यादा झमाझम कहां होता है? मासिन राम मेघालय में सबसे ज्यादा झमाझम होता है। लेकिन यहां अफसोस, न पूछा ये कि सबसे ज्यादा वर्षा, न पूछा ये
कि सबसे ज्यादा कहां पर, इस सीधा सीधा पूछ लिया कौना पहाड़ी पर। तो देखो कैसे याद करोगे पता है, ऐसे याद करना कि जब किसी को खांसी आती है तो बड़ी तेज बारिश नहीं होती है। जब कोई खांसी आती है तो, जब किसी को खांसी आती है तो उसके मुंह के सामने से हट जाते हैं ना, क्योंकि उसके मुंह के अंदर से, है ना, क्या होगी, वर्षा होगी, है ना भैया, बौछार होगी। समझ रहे हैं, मार थूक ऊक के समझ रहे हो, चलो समझ रहे हो ना। तो ये याद करने के लिए कि जब जोर से खांसेंगे तो बारिश तगड़ी होगी, और तगड़ी वाली बारिश कहां होती है, मासिन राम। ठीक है भैया, जुगाड़ फिट हो तो भैया एक बार ठोक दो लाइक जबरदस्त, और शेयर करके आ जाओ मजेदार लल्लन टॉप। यह तो है बीके का जी के अंदाज। ओ भाई, नवा नवा रोज है, नवा नवा रोज है, नवा नवा क्वेश्चन है, नवा नवा आंसर, फटाफट बताओ दोस्तों। नव रोज में से नव नव अलग कर देंगे, रोज रोज अलग कर देंगे, और आज नहीं पढ़ोगे तो एकदम बेहोश कर देंगे। देखो, नव रोज, नव का मतलब नया और रोज का मतलब दिन। जब आता है नया दिन मतलब नया साल, जब आता है नया दिन, नया रोज, नया साल, नया नया साल बा और नया नया क्वेश्चन बा। नया साल के मौके पर पारसी लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो पारसी लोगों द्वारा नए साल के पहले दिन मनाया जाने वाला त्योहार है नवरोज, जिसको भारत में शुरू करवाए रहे कौन, बलबन। तो बलबन ने कराया शुरू, और आगे चलकर औरंगजेब ने कहा ए बबुआ रहन दो, बहुत हो गया, अब कर दो बंद, नहीं तो, है ना, एकदम पहुंचा देंगे तुमको कहां, एकदम भैया कहीं और यहां रह जाएगा एकदम ठन गोपाला। ओ बबुआ, अगली पीपीटी। ओ भाई देखो कितना हलवा क्वेश्चन पूछा था। हाँ भाई, तो देखिए क्वेश्चन था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी भाई। तो किसने लिखी थी दोस्तों, अरे वह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है भैया, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों। और देखो 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन दो लोगों को मिला है, यह क्वेश्चन पूछा था। तो दरअसल में द्रोणाचार्य पुरस्कार तो बहुतों लोगों को मिला है। ठीक है भैया, अब वहां पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। अब बच्चा ऑप्शन तो बता नहीं पाया भैया। ये एकदम खतरनाक वाला है भैया दीपक, एकदम खतरनाक वाला। चलिए, हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई। तो भैया ये तो रीवा में शुरू की गई थी, बट ये है कि क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है, हाइड्रोजन परियोजना ठीक है मध्य प्रदेश में रीवा में शुरू की गई। लेकिन देखो हाइड्रोजन से रिलेटेड और क्या क्या याद कर सकते हो, जैसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चली गई। तो भैया पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चलाई गई थी, तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन याद करो, चलाई गई थी जर्मनी में। चलाई गई थी कि नहीं दोस्तों, पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चली थी, जर्मनी में चली थी। कहां दोस्तों, जर्मनी में। और हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की घोषणा की है, तो भैया वो करी है जापान ने। बिल्कुल डेली डेली एनालिसिस मिलेगा, अभी 9 बजे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। संगाई हिरण कहां पाए जाते हैं, फटाफट तो संगाई हिरण कहां पाए जाते हैं, फटाफट बताओ जरा, एकदम देखें जरा किसके किसके पास आंसर है भाई। संगाई हिरण कहां पाए जाते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम पूछा हुआ था, एकदम बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, और बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए भाई, एकदम तैयार रहना चाहिए। बताइए दोस्तों, संगाई हिरण कहां मिलते हैं भाई, संगाई हिरण कहां पाए जाते हैं, एकदम बिल्कुल मणिपुर। मणिपुर, क्या बात है, एक तरफ से झड़ी लगाई दियो, बिल्कुल शानदार तरीके से। चलो, हाजी अली की दरगाह पूछ रखा था, तो इसका एग्जैक्टली लोकेशन तो मन ने भी नहीं समझ में आया। हाजी अली की दरगाह पूछ रखा था, वैसे ऑप्शन में दे रखा था कि मुंबई इसका आंसर होगा, है ना। देखिए मुंबई, ठीक है भाई, मुंबई भी ऑप्शन में दे रखा था, तो मुंबई आंसर हो सकता है। ठीक है भैया, मिर्जापुर, मिर्जापुर नहीं, महाराष्ट्र। ठीक है, चलो इनमें से कौन सा गलत है। देखिए दरअसल में क्या था कि एक तरफ राज्य का नाम दे रखा होता, एक तरफ भाषाएं दे रखा था। तो आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु, मेघालय में खासी, और केरल में कन्नड़ बोली जाती है क्या, नहीं। तो केरल में क्या चलती है दोस्तों, तो केरल में तो मलयालम चलती है कि नहीं भैया, केरल में तो मलयालम चलती है ना भाई। और इधर कन्नड़ कहां चलती है, तो कन्नड़ तो कर्नाटक में चलती है। कहां पर दोस्तों, कर्नाटक की राजभाषा है। ठीक है भाई, तो वो चीज का ध्यान देना था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही क्वेश्चन पूछ रखा था भाई। ठीक है, तो वही चीज यहां पर आपको समझकर चलनी थी। ठीक, अच्छा, इसी प्रकार से देखिएगा,
तो एक WHO का फुल फॉर्म भी पूछ रखा था, तो आप सभी को पता है कि भैया WHO का फुल फॉर्म, चलिए फटाफट बताइए WHO की स्थापना कब हुई थी भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भैया 7 अप्रैल वर्ष 1948 को, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अरे गजब, शानदार, धमाकेदार भाई, ठीक है। तो ये चीजें थी, एक सेल की स्थापना पूछ रखा था दोस्तों। अब देखो यहां पर इस चीज का ध्यान दो, याद करो आपने पढ़ा था कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष, याद करो, सोमा मंडल थी। अब इसके बाद साइंस होने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, मजा आएगा। सोमा मंडल इसकी पहली महिला महानिदेशक थी। और सेल की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछ रखा था, तो 1973 में सेल की स्थापना हुई थी। किसकी दोस्तों? 1973 में सेल की स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। चलो इसके बाद और कुछ ऐसा क्वेश्चन, तो एक पंचायती राज से क्वेश्चन था कि पंचायती राज तो खैर सबको पता होता है कि पंचायती राज जो है कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आया था। तो पंचायती राज दोस्तों आप जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1992 में इसको लाया गया था दोस्तों। जी हां, भूदान आंदोलन से भी क्वेश्चन था। तो भैया भूदान आंदोलन सबको पता है कि भूदान आंदोलन से संबंधित कौन है? विनोबा भावे हैं। तो अब साइंस के लिए हो जाइए तैयार, जबरदस्त, धमाकेदार भाई। आर्टिकल 51A से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और एकदम बिल्कुल बच्चे बच्चे के जबान पर लिखा है इसका आंसर। तो भैया सभी को पता है कि इसके अंतर्गत क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ी गई थी। मूलतः इनकी संख्या 10 थी, अब 11 है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन था कि इस्लाम धर्म के संस्थापक, तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं वो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। इन्होंने 610 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी। दरअसल में पैगंबर मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 610 ईस्वी में ही हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? हीरा नामक गुफा में। कहां कर भैया? हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब दोस्तों, इनका जन्म कहां हुआ था? कौन बताएगा दोस्तों? जन्म और मृत्यु फटाफट बता डालिए कि इनकी जन्म और मृत्यु कहां पर हुई थी। फटाफट बताइए दोस्तों, इनका जन्म और मृत्यु कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों मक्का में, और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? मदीना में हुई थी, जो कि इस्लाम धर्म के लिए दो सबसे पवित्र स्थल हैं। अब आपको बताना है कि मक्का और मदीना दोनों कहां पड़ते हैं। मक्का और मदीना किस देश में है, ये बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए भाई। बाकी आप जानते हैं दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो अल अक्सा मस्जिद है ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है इजराइल में, जिसे लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। जी हां, सऊदी अरब में स्थित है। मक्का और मदीना दोनों ही सऊदी अरब में स्थित है। जी हां, मक्का से मदीना की यात्रा के उपलक्ष्य में ही क्या शुरू किया गया था? 622 ईस्वी में हिजरी या इस्लाम या है ना कह सकते हैं मुस्लिम संवत। ठीक है भैया। चलो, भारत निर्माण कार्यक्रम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहली बात तो भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में स्टार्ट किया गया था। एग्जैक्टली आप देखेंगे तो 18 दिसंबर 2005 को इसको स्टार्ट किया गया था। अब यहां सवाल यह है कि अगर ये 18 दिसंबर, ठीक है भैया, सॉरी 16 दिसंबर, अगर ये 16 दिसंबर 2005 को स्टार्ट किया गया था, तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा है भैया, है ना भैया। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन पूछ रखा है कि किस पंचवर्षीय योजना में। तो अगर हम देखें तो 16 दिसंबर 2005 को अगर स्टार्ट हुआ है तो इस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। और जो 10th 5 ईयर प्लान है दोस्तों, 10th 5 ईयर प्लान जो है ये सन 2002 में स्टार्ट हुआ था और 2007 में जाकर खत्म हुआ था। तो 2002 से 2007 के दौरान, ठीक है भैया। हाँ कैसे का पता चलता, ये बात तो सही है। अब देखो सिलेक्शन आपका हो जाए तो आपको भी पता चल जाएगा कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, अब जैसे होता है ना कि गौतम बुद्ध को है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो अच्छा सवाल पूछा है कि कैसे पता चलता है कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। आपको क्या लगता है कि कैसे पता चलेगा कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है? बिल्कुल भाई स्वाति जी, बिल्कुल बना देंगे। तो देखो आपके मामले में क्या है कि चूंकि आप तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी मिल जाए, तो जिस दिन सरकारी नौकरी मिल जाए समझ लेना ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, चलो तो फिलहाल दोस्तों ये आप याद रखिएगा। 5 ईयर प्लान सारे पढ़ डालिए। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा है ही नहीं।
पंकज आडवाणी ने 2022 में बिलियर्ड्स में किसे हराकर क्या जीता है भैया, किसे हराकर यह खिताब जीता है? तो देखिए एक चीज आपको बताएं कि ये ध्रुव सितवाला को हराकर इन्होंने जीता। किसको भैया? ध्रुव सितवाला को हराकर। ये भी भारत के ही हैं, तो ध्रुव सितवाला मतलब ये कह सकते हैं कि पंकज आडवाणी ने हम वतन मतलब भारत के ही ध्रुव सितवाला को हराकर लल्ला जीत लिया है यह पुरस्कार। और याद रखिएगा कि ध्रुव सितवाला को हराकर पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स का पुरस्कार जीता, बिलियर्ड्स का खिताब। और एक बात कि पंकज आडवाणी न केवल बिलियर्ड से, इसके अलावा ये स्नूकर से भी रिलेटेड है। हालांकि स्नूकर और बिलियर्ड्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है भैया, तो याद कर लेंगे। हाँ भाई महेश, चलो भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखो भैया सुहेश, ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? ओ भाई, इकोनॉमिक सर्वे इतनी बार पढ़ा रखा है। हाँ बिल्कुल, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन त्रिलोकी भैया 9 बजे बताएंगे। 9 बजे, सॉरी आज तो वो क्लास 9:30 बजे होगी, तो 9:30 बजे वाली क्लास में एक्सपेक्टेड बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बहुत बार बता रखा है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता था, 1964 तक बजट के साथ पेश होता था। याद है कि नहीं? 1964 तक बजट के साथ पेश होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब जो है अलग से पेश होता है बजट के एक दिन पहले। अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि बजट के एक दिन पहले पेश होगा। और इकोनॉमिक सर्वे चूंकि बजट से ही रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा तैयार किया जाता है, मतलब वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है भैया। तो सीधा सीधा याद रखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा आर्थिक बजट को मतलब आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया जाता है, ठीक है। बताइए, देखिए क्वेश्चन है कि वन विश्व रिपोर्ट दोस्तों। तो देखिए वर्ल्ड लेवल पर जो वन रिपोर्ट आई थी उसमें भारत का स्थान वृद्धि के मामले में भैया एकदम भैया बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। दोनों ही पढ़ सकती हैं नेहा जी, ये तो अपने अपने ऊपर है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि दोनों में फर्क इतना है कि वहां पेड में बहुत सिस्टमेटिक चलता है, यहाँ यूट्यूब पर बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक चाहकर भी नहीं हो पाता। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? अरे वाह, एक तरफ से सभी को आंसर पता है, गजब भाई, बस ये चाहिए, बस ये चाहिए। और सुनिए, अगर हम वन की बात करते हैं तो भारत में जो वन क्षेत्र है दोस्तों, भारत में जो वन क्षेत्र है वो पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत है? तो भारत में वन क्षेत्र पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का 2% है। कितना परसेंट है? 2% है। तो इस बात को भी याद रखना है कि पूरी दुनिया का 2% वन क्षेत्र भारत में है। अच्छा, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो पूरी दुनिया का 2.42% है। समझ रहे हैं? ये रिलेट करके बता रहे हैं। तो भारत में जो वन क्षेत्र है पूरी दुनिया का 2% है। हालांकि अगर हम बात करते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की, तो ये कहता है कि भारत में जो कुल क्षेत्रफल है उसका 24.62% क्षेत्र पर वन एवं वृक्ष का विस्तार है, ठीक है। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यह कहती है कि 24.62% क्षेत्र भारत का ऐसा है जो वनावरण और वृक्षावरण से आच्छादित है, जिसमें सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में और सबसे ज्यादा वन प्रतिशत कहां आते हैं? मिजोरम में आते हैं दोस्तों, ठीक है भैया। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम भैया एंटरटेनमेंट हब। चलो अगला क्वेश्चन दोस्त, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भाई ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब बिल्कुल हलवा से भी हलवा हो गया है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में आया था और 1993 में यह लागू हुआ था। एग्जैक्टली अगर आप देखिएगा तो 24 अप्रैल के दिन वर्ष 1993 में लागू हुआ था, जिसकी वजह से हर साल 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि पंचायत राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को इसी वजह से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों, ठीक है भैया कंचन? हाँ भाई प्रदीप, शानदार भाई राज, ठीक है। अच्छा, बाकी इसके बाद 74वां संविधान संशोधन है जो कि है ना भाई नगर पालिकाओं से संबंधित है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो डिटेल है वो जान लीजिए। क्या भैया? वो ये जान लीजिए दोस्तों कि भाई इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 9 में संशोधन हुआ। इसके तहत भारतीय संविधान में अनुसूची 11 जोड़ी गई और आर्टिकल कहां से कहां तक दोस्तों? तो 243 से स्टार्ट करके 243 तक। कहां तक दोस्तों? 243 से स्टार्ट करके 243 तक। समझ गए? चलो आगे देखा जाए। और दोस्तों याद रखना, पंचायत के मामले में आर्टिकल 40 भी याद रखिएगा कि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित आर्टिकल 40 के अंतर्गत
प्रत्येक राज्यों का कर्तव्य है कि पंचायतों का गठन करें। ठीक है भैया, बिल्कुल भाई उषा जी। इनमें से अजैविक घटक कौन सा है? अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से अजैविक घटक कौन सा है। भैया अजैविक घटक का क्या मतलब होता है? अगर आप अजैविक घटक की बात करें तो पहले तो यह समझ लो कि जैविक शब्द जीव शब्द से बना है। ठीक है, तो ऐसे अजैविक उसे कहते हैं जो क्या होता है, जो निर्जीव होता है। क्या होता है? जो निर्जीव होता है। तो ऑप्शन देख लेते, जो निर्जीव था वही आंसर हो जाता। ठीक है भैया, बिल्कुल भाई लड्डू। हाँ, कॉमनवेल्थ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे यह अनुमान है कि इस महीने जो भी है ना एग्जाम हो रहे हैं, इस महीने होने वाले रेलवे के एग्जाम्स में कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन लेटेस्ट वाला नहीं मिलेगा, है ना। ये पूछ सकता है कि कहां पर हुआ, क्या उसका वो था, शुभंकर था या कौन उसमें ध्वजवाहक बनाया गया था, तो ये सब पूछ सकता है। लेकिन मेडल वगैरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं जाएगा। हालांकि आज के पेपर में एक क्वेश्चन आया था ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल बैडमिंटन में किसने जीता। आज के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम में हुआ है उसमें सिल्वर मेडल किसने जीता था बैडमिंटन में। तो किदाम्बी श्रीकांत ने जीता है, और आप जानते हैं कि गोल्ड मेडल जीता था किसने, पीवी संधू ने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भैया, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद 5000 लाइव का आंकड़ा पूरा करने के लिए। लगातार आपने पूरा किया है और बिल्कुल हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इसमें आंसर था क्या पता है? सॉइल, इसमें आंसर था मिट्टी। अब बताओ मिट्टी में कौन सा जीव होता है यार, है ना? ऐसा तो है नहीं, मिट्टी में कोई जीव तो होता नहीं ना, तो मिट्टी आंसर था। पोंगल का त्योहार किस भगवान को समर्पित है, ये क्वेश्चन पूछ रखा था, है ना भैया, बहुत दफे पढ़ा रखा है। हाँ, करंट अफेयर्स इतना पढ़ाया है भाई। देखो आपको हमारे एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट एक मिल जाएगी जिसमें करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट है, आप वही करंट अफेयर्स देखकर जाओ, क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, इसके अलावा बर्मिंघम वगैरह जो कॉमनवेल्थ है ये पढ़ लेना, मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा जल्दी, तो वो अलग से पढ़ लेना, बाकी उसमें है। तो भैया जाहिर सी बात है किसका, सूर्यदेव का। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को किसी ने गलत नहीं किया होगा, थोड़ी भी समझदारी अगर दिखाई होगी, क्योंकि कितने दफे हमने पढ़ाया है कि पोंगल त्योहार को उत्तर भारत में मकर संक्रांति कहते हैं, है ना। पोंगल त्योहार को उत्तर भारत में क्या कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। और यहां से क्वेश्चन तो लगातार ही आते हैं, याद करो एनटीपीसी में भी यहां से क्वेश्चन आया, है ना भैया। तो भाई उत्तर भारत में मकर संक्रांति कहते हैं, और मकर संक्रांति शायद सूर्य के उत्तरायण होने पर होता है। ठीक है, जनवरी के महीने में भैया रवि बाबू, है ना भैया। हाँ, अब देखो वही चीज है, तो जाहिर सी बात है कि मकर संक्रांति अगर सूर्य के उत्तरायण होने पर होता है, इसका मतलब सूर्य वाला त्योहार है। बाकी ये वही पोंगल तो है जिसके दौरान जल्लीकट्टू का भी आयोजन होता है। और जल्लीकट्टू आप जानते हैं कि बुल रेस प्रतियोगिता है, बुल फाइट नहीं, बुल रेस, बैल दौड़ प्रतियोगिता है ना। और आप याद करो वीके का जीके अंदाज में जब भी बताते हैं तो जल्लीकट्टू, कंबाला, हाथी दौड़, घुड़दौड़ उत्सव, नौकायन प्रतियोगिता, ये सब एक ही जगह पर बताते हैं, याद है ना भैया। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखो एक बात और बताए, अरे भाई लोसार त्योहार से भी तो क्वेश्चन आया था, याद करो लोसार त्योहार से एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आया था। अब अगली बार पता चला लोसांग से क्वेश्चन आ जाएगा, किससे आ जाएगा, लोसांग से आ जाएगा। तो लोसार लोसांग ये तो आते ही रहते हैं। और अगर आप याद करें तो लोसांग जो है इसको हम नामसुंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नामसुंग भी कहते हैं। तो इनसे भी तो क्वेश्चन आया था, अगर त्योहार की ही बात हो रही है तो याद करो लोसार त्योहार कहां मिलता है भाई। लोसार त्योहार हो चाहे लोसांग त्योहार हो, दो के दोनों ही त्योहार कैसे त्योहार हैं, दो के दोनों ही 9 वर्ष के त्योहार हैं। ठीक है, 9 वर्ष के त्योहार हैं। और एक और खासियत है दोनों त्योहारों की कि दो के दोनों का संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे है दोस्तों, दो के दोनों का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। अब एक चीज ये भी है कि भाई इसमें आप देखेंगे लोसार त्योहार आपको कहां मिलता है, लद्दाख में मिलता है। कहां पर मिलता है मित्रों, लद्दाख में मिलता है। और लोसांग त्योहार कहां मिलता है, सिक्किम में मिलता है। कहां मिलता है, सिक्किम में मिलता है। तो ये भी त्योहार अक्सर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, है ना भैया। हाँ, मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं तो सबको पता है भैया। हाँ, चश्मा किसको दे दिया भैया, अनिल बाबू, मिल नहीं रहा है ससुरा, आजकल हमारा चश्मा बहुत गायब होता है। चलो फिलहाल इसका राइट आंसर आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है। ठीक है, और उसके बाद किसका नंबर आता है, गुजरात का नंबर आता है। तो भैया अब कई बार हमने बताया हुआ, देखो मैंग्रोव वन को हम और क्या कहते हैं, इनको हम गरान भी कह सकते हैं, और इनको क्या कह सकते हैं, हमने बताया हुआ, देखो इसको कच्छ वनस्पति। और पेपर में बच्चा फंसता सबसे ज्यादा तब है जब ये पूछा जाता है
कि कच्छ वनस्पति कहां पाई जाती है। जैसे ही कच्छ वनस्पति पूछता है ना, एकदम कच्छ से जो है आंसर गलत हो जाता है लोगों का। जैसे ही कच्छ वनस्पति पूछता है कि कच्छ वनस्पति सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, ठीक है भैया। अच्छा, तभी कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब इसका ये मतलब कहना चाह रहे हो कि हमारा चश्मा लगाएंगे नहीं तो दिखेगा नहीं। ओ भाई आराम से, थामा 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 थामा, ठीक है। तो कच्छ वनस्पति दोस्तों जैसे ही पूछता है तो लोग आंसर गुजरात लगा देते हैं, जबकि आप देख ही रहे हो कि कच्छ वनस्पति मैंग्रोव को ही कहा जाता है और सुंदर वन वाले क्षेत्र में ज्यादातर मिलता है, ठीक है भैया। हाँ, अरे भाई आकर्षण। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ओ भाई बताया तो, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इसी के प्रयासों से सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। और जब भी हम ये बताते हैं, आपको याद होगा ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, सारे समाज को निपटा देते हैं। और बहुत दफे हमने वीके का जीके अंदाज में ये बता रखा है, ठीक है भैया। जल्दी है भैया, इंटरटेनमेंट हब, रुके रहो, हम मंत्रालय में नहीं बैठे हैं मित्र, रुके रहो। वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन, ठीक है भैया। भारत में अभी तक कुल कितनी मान्य भाषाएं हैं? अब यही ले लो भाई, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं। आप जानते हैं आप कि भैया भारतीय संविधान की एक अनुसूची है, और वो अनुसूची कौन सी है? अनुसूची है 8, ठीक है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं। शिफ्ट 1 में पूछा गया, फिर शिफ्ट 2 में क्या पूछा गया पता है? शिफ्ट 2 में पूछा गया कि राजभाषा अधिनियम कब पास हुआ था। क्या पूछा गया? कि राजभाषा अधिनियम कब पास हुआ था। तो भाई साहब, राजभाषा अधिनियम कब पास हुआ था? वर्ष 1963 में पास हुआ था। समझ रहे हैं? तो वही चीज है कि मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पूछ रहा है मान्यता प्राप्त भाषाएं, इवनिंग वाले में फिर सेकंड वाले में पूछ रहा है कि राजभाषा अधिनियम। अच्छा, जब राजभाषा अधिनियम पढ़ रहे हो तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आप पढ़ ही रहे हो, तो राजभाषा आयोग भी पढ़ लो। क्या अगली बार हो सकता है राजभाषा आयोग आ जाए? अगली बार हो सकता है राजभाषा आयोग आ जाए, जो 1955 में पहली बार बना था बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में, बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में। और राजभाषा आयोग किस आर्टिकल के तहत आता है? हो सकता है अगले पेपर में आर्टिकल से पूछ ले, तो अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। समझ पा रहे हो ना? हाँ, ठीक है। अच्छा भैया रंजन, पीडीएफ एक बार सर्च कर लो, मैं लग रहा है सर्च नहीं कर पा रहे हो। अच्छा भाई दिव्या जी, ठीक है, पढ़ लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए पहले, ठीक है। हाँ, बाकी सब होता रहेगा, ठीक है। चलिए, हाँ भाई साथियों, देखिए भाई 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश। भाई देखो, मैं बार बार कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जब क्वेश्चन आ रहे हैं मेहनत किए हुए तो कहना पड़ता है कि जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें से मुश्किल से आप देखेंगे तो हर शिफ्ट में ये हो रहा है कि किसी शिफ्ट में 1 2 या किसी में 3 बहुत हो जा रहा है, या एक आध शिफ्ट ऐसी होगी जिसमें 4 हुआ होगा, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ाए हुए मिले हैं। मतलब हर शिफ्ट में 15 से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाए हुए मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मैं अपने आप की मतलब बड़ी संतुष्टि है, मतलब मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है, एक छोटी सी पतली सी, है ना भैया। हाँ, एकदम शानदार तरीके का। तो भैया 1950 में क्या था, ये भी कितनी दफे पढ़ा रखा है, याद करो, हमने बहुत दफे इसको पढ़ाया हुआ। 7+1 भाई, 7+, अच्छा 7 नहीं, 7+1 लल्ला, ठीक है। अब देखो क्या है मामला, 1950 में 7+1 थे, अभी क्या हाल है, अभी 33+1 है, ठीक है भैया, 33+1 है। और भारत में जब पहली सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई थी तो कब स्थापित हुई थी भैया? तो वर्ष 1773 के अधिनियम के तहत वर्ष 1774 में पहली सुप्रीम कोर्ट जब कलकत्ता में स्थापित हुई थी तो उसमें कितने जज थे? तो उसमें टोटल जजों की संख्या थी क्या? 3+1। कितनी थी? 3+1 थी, मतलब 4 थी, है ना। हाँ बिल्कुल, एलिजा इम्पे और इसके अलावा हाइड, चैम्बर्स और लिमेंस्टर, 3 और थे। समझ रहे हैं? चलो, पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप। अब पेटीएम, अब याद करो पेटीएम के बारे में हमने एक चीज पढ़ाई थी कि आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नया अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी है, ठीक है भैया।
हाँ, अरे भैया विशेष, ठीक है, चश्मा अभी हमारा जो है गायब है, मिल नहीं रहा है, कल से खोजैया जारू है। चलो भाई, तो आरबीआई ने क्या किया है, पेटीएम पेमेंट बैंक के नए अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी है। फिलहाल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नया मैसेंजर ऐप बताओ, तो भैया उसका नाम है इनबॉक्स। क्या नाम है? इनबॉक्स नाम है, ठीक है भैया, इनबॉक्स नाम है, ठीक है। तो चलो इसको भी याद रखो, इनबॉक्स, ठीक है। अच्छा, बाकी आप देखिए भारत की पहली पेमेंट बैंक कौन सी थी? एयरटेल पेमेंट बैंक थी, ठीक है भैया कपिल, ठीक है भाई, हाँ। अच्छा, कपिल बाबू का कहना है कि गुरुजी बस आज आपकी वजह से 86 अटेम्प्ट कर पाए। चलो भैया, बहुत खुशी की बात है भाई कपिल कि हमारा कुछ कंटेंट आपके काम आया। हाँ भैया आलोक बाबू अच्छा, 26-8 को है, ठीक है भैया रमाशंकर। अंडर 20 विश्व कप लंबी कूद, ठीक है। अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है लॉन्ग जंप, अंडर 20 वर्ल्ड कप लॉन्ग जंप में किसने, है ना भाई, गोल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता, ठीक है भैया। तो ये आपको बताना, दरअसल में यहां जो क्वेश्चन पूछा था सिल्वर मेडल से क्वेश्चन था, ठीक है, ये गड़बड़ दे रखा है। अंडर 20 विश्व कप में लंबी कूद में, है ना, अंडर 20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, ठीक है, ये थोड़ा अजीब तरीके से दे रखा है। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप था, ठीक है भैया, अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप से क्वेश्चन था अगर मैं देखूं तो, ठीक है भैया। अरे भैया देखो, ये अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप था, और अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप से जो क्वेश्चन था, एथलेटिक्स चैंपियनशिप से क्वेश्चन था, ठीक है भैया। और ये जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये इसी साल 2022 में हुई भी है, ठीक है। तो अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में, किसमें भैया, लॉन्ग जंप में ये क्वेश्चन था कि लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाली महिला, ठीक है भैया, सिल्वर मेडल जीतने वाली महिला, ठीक है। तो सिल्वर मेडल जीतने वाली महिला पूछा था, और क्या आंसर था भैया बताओ जरा तो। हाँ, शैली सिंह, देखिए जवाब आ रहा है सभी का, शैली सिंह, तो इनका नाम शैली सिंह था, तो ये क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है। चलो शैली सिंह, अगला क्वेश्चन। हाँ, कॉमनवेल्थ का वीडियो बना देते हैं, कल ही बना देते हैं, एकदम चिंता मत करिए, आज तो लगातार क्लास है, नहीं तो आज ही बना देते। भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ, अब बताओ ये क्वेश्चन कितनी बार पढ़ा रखा है? हाँ भाई, जितने लोगों को याद हो कि हमने ये पढ़ाया हुआ है कि भारत के किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे हुए, याद करो हमने राजनयिक संबंधों में क्या क्या बताया था। हमने कहा था राजनयिक संबंधों के मामले में आपको 3 बातें याद करने की जरूरत है। राजनयिक संबंध हमने यह भी बताया था कि जब दो देश एक दूसरे के देश में, है ना, जब दो देश एक दूसरे के देश में दूतावास स्थापित कर लेते हैं तो उसी को कहते हैं कि राजनयिक संबंध शुरू हुआ। तो इजराइल के साथ हमारे संबंधों के कितने साल पूरे हो गए हैं? 30 साल पूरे हो गए, हमने 1992 में शुरू किया था। और नीदरलैंड के साथ हमारे राजनयिक संबंधों के कितने साल पूरे हो गए? तो नीदरलैंड के साथ हमारे राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो गए। नीदरलैंड जहां के निवासी डच थे। और याद करो कि लिथुआनिया बताया था, जो कि यूरोप में ही पड़ता है, लिथुआनिया, लिथुआनिया में भारत का पहला दूतावास, भारत का पहला दूतावास खुलने जा रहा है। मतलब भारत किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध शुरू करने जा रहा है? तो भारत लिथुआनिया के साथ अपने राजनयिक संबंध शुरू करने जा रहा है। अब मैं कमेंट में यह देखना चाहता हूं कि, है ना, अगर जितने लोगों को ये याद है कि हमने ये पढ़ाया था वो लोग जरा यस में कमेंट करें कि क्या हमने इसे पढ़ाया था। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कितने लोगों को याद है कि मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। बिल्कुल कमेंट में बिल्कुल यस में जवाब आना चाहिए अगर आप में, जितने लोगों ने आप में से पढ़ा है कि हमने ये पढ़ाया था, ताकि जो बच्चे नए हैं वो देख पाए, वो जान पाए कि हाँ हमने ये पढ़ाया था कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे ही कहते रहते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ आया, ठीक है। नए बच्चों को भी विश्वास होना चाहिए, ठीक है। वाह वाह, क्या बात है, बड़ी बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतने ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। ये अपने आप में ये भी मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि मैं आपको, है ना, कुछ ऐसा कंटेंट दे पाता हूं जिससे आप मुझे ध्यान से सुनते हैं। और ये आपकी कृपा है कि आप मुझे ध्यान से सुनते हैं, आप मुझे इस लायक समझते हैं कि हाँ सर बेहतर हमें कंटेंट देंगे और उससे मेरा सिलेक्शन होगा। ये भी आपकी एक, है ना, बहुत अच्छाई है, ठीक है, मेरे प्रति, ठीक है भैया। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल ऐसे कंटेंट जबरदस्त मिलते रहेंगे। वित्त मंत्रालय में घाटे के स्वरूप से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो मुझे लगता है क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है ना, कुछ चीजें आगे पीछे था, ठीक है भैया, कुछ चीजें आगे पीछे था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। हैदराबाद लिबर्टी फेस्टिवल में
कौन सा देश चीफ गेस्ट था, ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है भैया, अच्छा भैया अंशुमन, ठीक है मित्र, चलो नए नए जुड़े होगे, कोई बात नहीं, थोड़ा समय दो, सब मिलेगा। ठीक है भाई, चलो तो देखो दोस्तों, एकदम देखिए भाई, तो यहां पर मामला क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम है। क्या है इसका राइट आंसर? यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है भैया, और याद करो एक चीज हमने बताई थी कि हाल ही में कौन से देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर रहे, तो हमने आपको बताया था कि बोरिस जॉनसन जो है भारत की यात्रा पर रहे। हालांकि ये वाला करंट अफेयर हमने नहीं पढ़ाया था, सीधी बात बताता हूं कि ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाया था करंट अफेयर में, जो नहीं पढ़ाया है तो नहीं पढ़ाया है। ये हालांकि बताया था कि भारत में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर रहे, तो बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन हमने बताया था कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं दुनिया के जो उनको कोरोना हुआ, तो कोरोना पॉजिटिव होने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है भैया, चलिए अब आगे देखा जाए। और फिर हमने जब बताया था तो बताया था कि यहां के जो वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनाक भारतीय मूल के। ठीक है भैया हाँ, कभी कंघी नहीं करते हैं, सही कहा। ठीक है, तो ऋषि सुनाक को याद रखना है और गृह मंत्री प्रीति पटेल को भी याद रखना है ना भैया लल्ला। चलो ठीक है, 2022 में खीरे का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस देश ने किया? तो दरअसल में दोस्तों आप जानते हैं खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, ये सब जायद की फसलें हैं और इसमें भारत एकदम आगे भैया, तो इसका आंसर है भारत। और मैं बता दूं कि यह भी एक ऐसा सवाल है जो हमने नहीं पढ़ाया था। जो नहीं पढ़ाया था उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि ये हमने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, 75वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल को किस राज्य ने जीता है? तो भैया संतोष ट्रॉफी जो है आप जानते हैं कि फुटबॉल से रिलेटेड है, कई दफे क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका विनर कौन रहा था? इसका विनर दोस्तों केरला रहा था। कौन रहा था इसका विनर भैया? हाँ भाई वहाब, तो केरला इसका विनर रहा था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन था कि किस राज्य में 2022 तक पंचायत राज व्यवस्था नहीं है? बताइए दोस्तों पंचायत राज में क्या होगा भैया, है ना भैया हाँ मिल जाएंगे भैया, राजेश बाबू मिल जाते हैं मित्र, अब इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। तो एकदम लाइक वाइक दबाकर करते चलिएगा अगर लगता है कि आपके लिए मेहनत हो रही है। तो देखो दोस्तों इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी, जरा कमेंट में यस या नो में जवाब आना चाहिए कि आप में से कितने लोगों को याद है कि हमने ये ट्रिक बताई थी। कितने लोगों को ये याद है कि हमने ये ट्रिक बताई थी, मेमिन करके ट्रिक बताई थी? कितने लोगों को याद है? अगर याद है तो यस में कमेंट करिएगा और नहीं याद है तो नो में कमेंट करिएगा। हमने कहा था कि मे से मेघालय याद कर लेना, मी से मिजोरम याद कर लेना, ठीक है, और न से नागालैंड याद कर लेना। और ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पर दो बातें हैं, इन तीनों राज्यों में न तो पंचायत राज व्यवस्था है और ना ही इन तीनों राज्यों में और क्या है भैया, इन तीनों राज्यों की जो राजभाषा है वो क्या है? इंग्लिश है। ये हमने बताया था कि नहीं? और मैं देख पा रहा हूं कि भाई बहुत सारे कमेंट यस में हैं, बहुत सारे, कुछ कमेंट नो में भी हैं। तो नो में वो कमेंट हैं जो बच्चे नए जुड़े हैं। तो बिल्कुल दोस्तों जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लगातार जुड़िए, आपको मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है भैया, चलिए तो ये बहुत अच्छी बात है। किसने बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीता है? तो दोस्तों बर्मिंघम, अब देखो बर्मिंघम में क्या हुआ है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स ही तो हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हो रहे हैं बर्मिंघम में, इसमें बैडमिंटन में अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ भैया, पीवी संधू ने तो गोल्ड मेडल जीता है। तो इनकी बात ही ना करिए, बिल्कुल सिंधु की तरह एकदम भारत की आन बान शान पीवी सिंधु ने एकदम गोल्ड मेडल पर लगाया निशान। ठीक है भैया, लेकिन सिल्वर मेडल की बात करें तो ये हो जाएगा आंसर क्या दोस्तों, किदाम्बी श्रीकांत। क्या हो जाएगा? किदाम्बी श्रीकांत। और आप जानते हैं कि पीवी संधू उधर ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हैं। ठीक है भैया, और ओलंपिक में 2-2 मेडल जीतने वाली हैं। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल, तो शानदार तरीके से पढ़ते रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन था कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो भाई वही है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अच्छा यहां पर दो बातें हैं। अच्छा जरा बताइएगा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित संस्थाएं जो हैं उनके लिए ये ट्रिक हमने बताई थी, कितने लोगों को याद है? याद करिए, हमने बताया था क्या भैया, हमने बताया था क्या, वैदिक काल में हिंदुओं की, वैदिक काल में हिंदुओं की मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कितने लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं। वैदिक काल में हिंदुओं
कि ब्रह्म आत्मा राजा थी, कि ब्रह्म आत्मा राजा थी। तो ये एक ऐसी ट्रिक थी दोस्तों जिससे आपको ये याद होना था कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाएं कौन सी हैं, और वो सारी की सारी याद होनी थी। वाह क्या बात है, एकदम यस से कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है, बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो वैदिक काल में हिंदुओं की ब्रह्म आत्मा राजा थी। अभी इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस ये जान लीजिए कि राजा राम मोहन राय द्वारा पहली संस्था जो स्थापित की गई थी उसका नाम आत्मीय सभा था। पहले आत्मा फिर परमात्मा 1815 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में दोस्तों। ठीक है भैया, चलिए ठीक है। अब देखो 2022 में सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। तो दरअसल में दोस्तों देखिए कि ये जो सीएजी वाला मामला यहां पर पूछ लिया गया, जो सीएजी नहीं सीजीए पूछा था। ठीक है, वैसे कैग तो अलग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है, और अब बताओ, गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में हमने बकायदा बहुत बार बता रखा है, बहुत बार गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में बताया हुआ है कि ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। इसके अलावा आज के समय में ये कैग हैं, है कि नहीं है आज के समय में कैग। और उसके बाद है ना, शायद फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था और सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि इस समय भारत का सीजीए कौन है। सीजीए का मतलब क्या हो गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये कौन है, तो भैया सोनाली सिंह है। समझ पा रहे हो, ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। ठीक है, अच्छा के वेणुगोपाल राव तो भैया महान्यायवादी हैं दोस्त। ठीक है, के वेणुगोपाल राव महान्यायवादी हैं। ठीक है, तो जरा साइंस के क्वेश्चन का भी आनंद ले लीजिए। ठीक है, जीएस के क्वेश्चन का आनंद लेते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, फटाफट हालांकि देख लेते हैं। 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त तो पूछ रखा था, तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है भैया। ठीक है, राजीव कुमार है, और इसके पहले जो 24वें थे वो कौन थे, तो 24वें जो थे दोस्त वो कौन थे, सुशील चंद्रा थे। तो जो भी पूछा हो कोई दिक्कत नहीं है ना, 24वां पूछे 25वां पूछे, और पहले कौन थे, तो पहले कौन थे भैया, तो पहले कौन थे, पहले थे कौन, याद करिए सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे। कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ए भाई कितनी बार पढ़ाया, अभी कल ये रात में इसको पढ़ाया था, आर्टिकल 21 में आता है ना भाई। हाँ, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भाई। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसने जीता। अब देखो ये क्वेश्चन आसान नहीं था, ये क्वेश्चन सबके करने के बस की बात नहीं थी, क्योंकि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कई अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है और कई अलग अलग लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो बहुत कम लोग ऐसे रहे होंगे जिनका ये क्वेश्चन का आंसर सही हुआ होगा। ठीक है, और पहली बात तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि किसी एक को मिला ही नहीं है, तो क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था कि किस कैटेगरी में, तो बच्चा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाया। हालांकि हमने पढ़ाया हुआ है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साइंस एंड टेक या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो साइंस एंड टेक के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये शांति स्वरूप भटनागर जो हैं ये यूजीसी के पहले अध्यक्ष भी थे, यूजीसी के पहले अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष भी थे। और शांति स्वरूप भटनागर को भारत में फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज भी माना जाता है। ही इज द फादर ऑफ, है ना, रिसर्च लेबोरेटरीज इन इंडिया। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक कोई सवाल था। अब बौद्ध धर्म तो बिल्कुल पढ़ा रखा है ताबड़तोड़ तरीके से, तो एकदम देखते चलिए, एकदम जबरदस्त तरीके से फटाफट खत्म करते चलते हैं। ठीक है, और देखा जाए क्या क्वेश्चन था भाई, तो मुगलों ने पहला शहर, है ना, मॉडर्न सिटी कौन सा बसाया था, तो फतेहपुर सिकरी ऑप्शन में था, वही आंसर होगा। ठीक है लल्ला, चलो। नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य, तो सबसे गरीब राज्य में बिहार आंसर था भैया। ठीक है, बिहार आंसर था। और सबसे कम गरीब की बात करें तो केरला। ठीक है भैया, क्वेश्चन था कि भाई मध्य प्रदेश में पहला कॉमर्शियल बायोमास हाइड्रोजन प्लांट कहां लगाया गया है, तो खंडवा मध्य प्रदेश में लगाया गया है। कहां पर दोस्तों, खंडवा मध्य प्रदेश में लगाया गया है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन था कि इंडियन ऑफिशियल एक्ट कब लागू हुआ, तो एक बार चेक कर लीजिएगा इंडियन ऑफिशियल एक्ट, मुझे भी ध्यान में। बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या भैया बौद्ध धर्म से संबंधित, देखिए तो बौद्ध धर्म से संबंधित अगर सबसे पवित्र ग्रंथ पूछा हुआ था तो आप जानते हैं कि त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है भैया, और त्रिपिटक के अंतर्गत आप जानते हैं कि 3 प्रकार के बुक आती हैं, 3 किताबें आती है दोस्तों। तो बौद्ध धर्म में, है ना, त्रिपिटक को सबसे पवित्र बुक माना जाता है, जो कि पाली भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में दोस्तों, पाली भाषा में। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा पाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था भैया रोहित, और जैन धर्म के द्वारा
प्राकृत या अर्धमागधी का इस्तेमाल किया गया था। अगर हम त्रिपिटक की बात करते हैं तो 3 किताबें हैं इसमें, जिसमें पहला आता है सुत्त पिटक, दूसरा आता है दोस्तों विनय पिटक, और तीसरा कौन सा आता है? अभिधम्ब पिटक। कौन सा मित्रों? अभिधम्ब पिटक। तो ये 3 किताबें इसके अंतर्गत आती हैं और इन तीनों किताबों को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके लेखक कौन है, तो आप जानिएगा इसके लेखक कौन है भाई? इसको आनंद ने लिखा था। जी हाँ, इसको किसने लिखा था? इसको उपाली ने लिखा था दोस्तों। और इसको किसने लिखा था? मोगलीपुत्र तिस्स ने लिखा था, जो कि तीसरी बौद्ध सभा के अध्यक्ष भी थे। जी हाँ दोस्तों, मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा इसको लिखा गया था। अब एक चीज का और जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जो सुत्त पिटक और विनय पिटक है, ये प्रथम बौद्ध सभा के दौरान इसका संकलन हुआ या लेखन हुआ कह सकते हैं। और ये जो तीसरी ये जो अभिधम्ब पिटक है, इसका संकलन तीसरी बौद्ध सभा के दौरान हुआ था। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसमें से सुत्त पिटक सबसे बड़ा है और विनय पिटक सबसे छोटा है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई शुभम, एकदम जबरदस्त तरीके से। अगर हम जातक कथाओं की बात करें तो मान लीजिए कि अगर जातक कथाएं ऑप्शन में कभी मिल जाए तो याद रखिएगा, जातक कथाएं जो है ये गौतम बुद्ध के 500 पूर्व जन्मों की बात बताती हैं, है ना। गौतम बुद्ध के 500 पूर्व जन्मों की बातें बताती हैं। ठीक है भाई। और जातक कथाओं से संबंधित अगर चीजों की बात करिएगा तो याद रखिएगा कि जो अजंता की गुफाएं हैं दोस्तों, क्या भैया? जो अजंता की गुफाएं हैं, इनका संबंध मुख्य रूप से, है ना, इसी से है। किससे है? इसी से है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अजंता की गुफाएं इसी से रिलेटेड है। इसका पीडीएफ आपको हमारे एमडी क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल भाई रोहित। चलिए, हाँ भाई जितेंद्र, शानदार तरीके से मिल जाएगा, एकदम चिंतन मत कीजिए। ठीक है भाई, तो ये पूरी बात समझ में आई दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि बौद्ध धर्म से संबंधित, अच्छा ये बताइए कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक बड़ी फेमस किताब है जिसको बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। कौन बताएगा कि बौद्धों का विश्वकोश किसे कहते हैं? और इसी प्रकार से जरा एक और बताइएगा कि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है दोस्तों? फटाफट बताइए, बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? ये दोनों ही सवाल बहुत जबरदस्त हैं, धमाकेदार हैं। चलिए फटाफट बताइए भाई, तो बौद्धों का विश्वकोश किसे कहते हैं? किसी का आंसर आया? ओ भाई, किसी का आंसर नहीं आया। चलिए तो हम बताते हैं, बौद्धों का विश्वकोश कहते हैं महाविभाषा शास्त्र को। किसको कहते हैं दोस्तों? महाविभाषा शास्त्र को बौद्धों का, है ना भैया, विश्वकोश कहा जाता है। जबकि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? तो भैया बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित के लेखक कौन है दोस्तों? तो बुद्ध चरित को लिखा गया था अश्वघोष के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। जबकि महाविभाषा शास्त्र को किसने लिखा था? वसुमित्र ने लिखा था। किसने दोस्तों? वसुमित्र ने। क्या आप इन दोनों लोगों को नहीं जानते हैं? निश्चित रूप से जानते होंगे, क्योंकि चौथी जो बौद्ध सभा हुई थी, जी हां दोस्तों, चौथी बौद्ध सभा जो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष दोस्तों वसुमित्र थे। और उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो उसके उपाध्यक्ष दोस्तों ये थे अश्वघोष। ठीक है भाई, तो इस बात को भी अगर आप चाहें तो बिल्कुल याद रखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पहले बनते रहे हैं। ठीक है भैया, एक कदम। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। एकदम शानदार है भाई। चलिए, ये रहा बढ़िया क्वेश्चन। इसके अलावा अंगुत्तर निकाय भी है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, वो भी बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है भैया, चलिए देखिए दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है भाई, फटाफट बताइए भाई, भारत में जीएसटी की शुरुआत। दोस्तों याद करिए कि कई दफे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया जब जीएसटी की बात है तो 101 रुपए का, है ना भैया, इनाम दे दिया जाए। और 101वां संविधान संशोधन था जो कि 2017 में लागू हुआ था। वो भी एग्जैक्टली कब भैया? 1 जून या 1 जुलाई। क्या बात है, 1 जुलाई को दोस्तों। कब? 1 जुलाई को। और याद करिए, जब रेलवे का पहले दिन का पेपर हुआ था इस बार वाला, तो उसमें आर्टिकल 279A से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और 279A के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल आता है दोस्तों। और याद रखिएगा, जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं मित्रों? तो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर। इसको भी याद रखिएगा, बहुत शानदार धमाकेदार क्वेश्चन था भैया। चलिए, एकदम भैया आकर्षण, फ्रांस ने पहली बार लागू किया था। एकदम बिल्कुल जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस पहला देश था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? यह आपको बताना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो भैया अजय कुमार सोनकर जी को मिला है। किसको मित्रों? अजय कुमार सोनकर जी को मिला हुआ है। तो इनको भी जरा याद रखिएगा, अजय कुमार सोनकर जी को इस बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। और आप जानते हैं कि भैया पद्म भूषण जो पुरस्कार है यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर दोस्तों हम सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की बात करें तो आपके लिए चीजें याद करना इतना कठिन नहीं है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आसान है। आसान क्यों है पता है? आसान इसलिए है क्योंकि पहले नंबर पर तो भारत रत्न आता है, बच्चे बच्चे के जबान पर रहता है भाई, ठीक है। अब दिक्कत केवल पद्म में होती है, तो याद करिएगा दरअसल में है क्या कि पद्म में जो जितना बड़ा पुरस्कार है ना, जो जितना बड़ा नाम है वो उतना बड़ा पुरस्कार है। जैसे एक होता है पद्म विभूषण, ठीक है भैया, तो पद्म विभूषण, ठीक है, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म श्री, ठीक है। तो जैसे जैसे नाम छोटा होता जाएगा वैसे वैसे पुरस्कार भी छोटा होता जाएगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए बिल्कुल, जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य असम था, यह सवाल भी पूछा जा चुका है। और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था, यह सवाल भी पूछा जा चुका है, ठीक है भैया। हाँ चलिए, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो एकदम जबरदस्त जरूरी बात है भाई, तो ठीक है। अब यहां समझिएगा, तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर दोस्तों, ठीक है। अच्छा भैया आकर्षण, तो फिर तो ऑप्शन देखना पड़ेगा ना, ऑप्शन में क्या था, ठीक है, उसी हिसाब से फिर बता सकते हैं, ठीक है भाई विद्यानंद। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है? देखिए मामला क्या है कि ये दरअसल में सीधे सीधे तौर पर ये क्वेश्चन पहले सीधे सीधे पूछता था, लेकिन मानना पड़ेगा कि जो टीसीएस है इसने बहुत जबरदस्त तरीके से इस बार काम किया है, ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देखेंगे इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार जो है हमें क्वेश्चंस को सेट किया है। दरअसल में इसका आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। क्या हो जाएगा? एडवोकेट जनरल होगा। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? महाधिवक्ता कहा जाता है दोस्तों। ये सवाल जब नॉर्मली पूछा जाता था पहले तो कहा जाता था कि भैया प्रथम विधिक या कानूनी सलाहकार बता दो, है ना भैया, प्रथम विधिक या कानूनी सलाहकार पूछ लिया जाता था सीधा सीधा। तो याद रखेंगे प्रथम विधिक या कानूनी सलाहकार की अगर हम बात करें, इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट लीगल एडवाइजर, ठीक है भैया। तो जब हम कहेंगे कि प्रथम विधिक या कानूनी सलाहकार राज्य का बताओ तो एडवोकेट जनरल होता है। हालांकि जब केंद्र का प्रथम विधिक या कानूनी सलाहकार पूछा जाए तो आप जानते हैं कि महान्यायवादी आंसर होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? जिसको इंग्लिश में कहेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। अरे भाई इतने लोग लाइव हैं और लाइक इतने कम लोगों ने किया है, बताइए क्या आपके लिए मेहनत नहीं चल रही है? चल रही है ना, तो भैया लाइक भी करते रहिए। अच्छा नहीं लगता है कि लाइव की संख्या 5000 और लाइक की संख्या 2000 हो तो फिर ऐसा लगता है कि ये भाई बाकी लोगों को हम पसंद नहीं आ रहे, क्या क्या गड़बड़ मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिए, पंचायत राज व्यवस्था में कुल कितने विषय है दोस्तों? आप लगातार देख रहे हैं कि पंचायत राज से क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, एकदम वीके का जीके अंदाज में पढ़ते रहिए, है ना भाई। तो पंचायत राज व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो पार्ट 9 में है, एकदम सबको पता है मित्रों, एकदम। और याद करो भाई, याद करो, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई पंचायत राज व्यवस्था में यह कितने विषय हैं, पूछ लिया तो आपने बताया 29 विषय। लेकिन दोस्तों यह भी याद रखना है कि 29 विषय कहां लिखे हैं भाई? तो 29 विषय भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में लिखे हैं। कहां लिखे हैं दोस्तों? अनुसूची 11 में लिखे हुए हैं। तो अनुसूची 11 में 29 विषय दे रखे हैं। और आप जानते हैं कि इसके लिए 73वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पहले से ही, और ये क्वेश्चन खूब भर भर के आया। अच्छा, एक दूसरे दिन जो पेपर हुआ था रेलवे वाला, उसमें शायद आर्टिकल 40 से क्वेश्चन पूछा था, जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 40 विभिन्न राज्यों को पंचायतों के गठन के लिए भी कर्तव्य निर्धारित करता है, जो कि गांधीवादी विचारधारा से प्रत्यक्षतः प्रभावित है, ठीक है भैया। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है भाई। तो पूरी की पूरी बात रखेंगे आप याद दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल भाई मनोज। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है ना भाई, क्या कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन था। तो देखो ऐसा है कि ये सवाल, अब देखो यही तो है आखिर टीसीएस का जो अपने आप में, है ना भाई, टीसीएस का अपने आप में जो एक अलग पैटर्न है वो यही है। क्योंकि पहले क्वेश्चन ये पूछता था कि संघीय शासन व्यवस्था का लक्षण बताओ,
है ना, पहले क्वेश्चन पूछता था कि संघीय शासन व्यवस्था जो होती है उसका लक्षण बताओ, है ना। अब यह उल्टा सवाल पूछ लिया कि भाई साहब केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को क्या कहते हैं, ठीक है भाई, मतलब विभाजन को क्या कहते हैं, तो भाई ये संघीय शासन कहते हैं। तो ऐसा देखो, जैसे भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, और वैसे भी जब संघीय शब्द आता है तो आदमी तुरंत समझ जाता है कि भैया संघ किसका बनाओगे, राज्यों का ही तो संघ बताओगे भैया, ठीक है भैया, राज्यों का ही तो संघ बनाओगे, ठीक है भाई। चलिए, तो इसको भी याद रखेंगे, राज्यों का ही संघ बनाना है, ठीक है। और राज्यों का संघ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट घोषित करता है भैया? फटाफट आंसर मारो तो, यूनियन ऑफ स्टेट कौन सा आर्टिकल डिक्लेयर करता है? फटाफट बता डालो, फटाफट बता डालो भैया। अरे वाह, क्या बात है, शानदार भाई। राजू, रजनीश एकदम भाई, नवीन, आकर्षण, रोहित, विद्युत, प्रमेश एकदम भाई, रोहित शानदार भाई, वीके का जी के। ये रहा अगला क्वेश्चन, लेकिन याद रखना संघीय शब्द भारत के संविधान में नहीं है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि अर्ध संघीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है तो क्या बताओगे? बताइए जरा, अर्ध संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किस देश से अपनाया गया है? तो याद रखना कि अगर आपसे संघीय शासन व्यवस्था पूछे कि किस देश से ली गई है या अर्ध संघीय पूछे, दोनों का आंसर एक ही होगा, और वो आंसर क्या है तो आप जानते हैं कि वो आंसर है कनाडा, ठीक है भैया। हां, चाहे संघीय शासन व्यवस्था कहे चाहे अर्ध संघीय कहे, दोनों का आंसर कनाडा ही होगा, ठीक है। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान देना, ठीक है। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन तो बेहद आसान है, छोटा नागपुर का पठार, बेहद आसान है दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा पेपर में क्वेश्चन भले बेहद आसान आते हो, लेकिन आपको याद रखना हो कि आज के समय में सफलता पाने के लिए चाहिए एक ऐसा जुनून जिसकी कोई हद ना हो, जो बेहद हो। जी हां, तो लगे रहिए जुनून के साथ दोस्तों। झारखंड में मिलता है छोटा नागपुर का पठार, जिसे कहते हैं भारत का रूर प्रदेश। दोस्तों क्या कहते हैं इसको? इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। यहां से दामोदर नदी भी निकलती है। यह रहा अगला सवाल, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी। अच्छा चलो ये बताओ कि काम का जो अधिकार है दोस्तों, काम का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? काम का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, कौन बताएगा? है कोई ऐसा शूरवीर जो ये बता दे कि काम का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? फिलहाल इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेगा एक्ट 2005 में पास हुआ था। जी हां दोस्तों, 2005 में पास हुआ था। याद रखना, नरेगा एक्ट के मामले में दो बातें, एक तो यह कि पास कब हुआ तो आप बताएंगे 2005 में, जी हां, और लागू कब हुआ तब क्या बताएंगे? 2006 में। और इसी के तहत मिलती है 100 दिन के काम की गारंटी। और सुनो भैया, कौन सा राज्य है जिसने इसको बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है? तो 150 दिन के काम की गारंटी देने वाला राज्य उत्तराखंड है। पहला दोस्तों, उत्तराखंड ने क्या कर दिया है? 150 कर दिया है, ठीक है भैया, एकदम भाई राहुल, है ना। अब इसके बाद देखो, इसका नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? तो आप जानते हैं दोस्तों, 2009 में किया गया, ठीक है। कब? 2009 में। अच्छा ये बताइए कि कितने किलोमीटर के दायरे में मनरेगा के अंतर्गत काम मिलने का प्रावधान किया गया? ये कौन बताएगा? है कोई ऐसा जो ये बता सके कि मनरेगा के अंतर्गत कितनी दूरी का प्रावधान है, कितने किलोमीटर के अंदर? ओ भाई 12 किलोमीटर नहीं, क्या बात है भाई शुभांशु, एकदम जबरदस्त भाई शुभम। 5 किलोमीटर के अंदर, अगर उसके ऊपर है ना, अगर 5 किलोमीटर के बाहर काम मिलेगा तो उसका भत्ता वत्ता भी देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, काम का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? तो याद रखिएगा, काम का अधिकार आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग आता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेघालय की गारो जनजातियों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों मेघालय में गारो खासी जयंतियां, याद करिए एक क्वेश्चन पूछा था जब पहले दिन का पेपर था कि भाई दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मासिन राम मेघालय में होती है। मासिन राम कहां पर स्थित है, किस पहाड़ी पर? तो सबसे ज्यादा बारिश होती है मासिन राम में, और वो किस पहाड़ी पर है? तो खासी पहाड़ी पर है, क्योंकि जैसे कोई खांसता है जोर से, बारिश होती है झमाझम कि मेरा यार हंस रहा है कि बारिश की जाए, है ना। चलिए, तो भैया गारो जनजातियों द्वारा त्योहार जो मनाया जाता है वो कौन सा है? वांगला दोस्तों। अरे बांग्ला ना याद कर लेना, वांगला,
ठीक है भैया, बंगला नहीं भाई। तो फिर पता चला गाना गई होगे बंगला गाड़ी और भाई बाकी डॉट 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 कंगना, ठीक है। हाँ सब दे देना, सब दे देंगे, वांगला याद करो, ठीक है। क्या वांगला, गारो जनजाति द्वारा। तो गारो खासी जयंतिया मेघालय में, ठीक है भैया। हाँ हाँ भैया आकर्षण, ठीक है। अरे तो ऑप्शन के हिसाब से, बाकी ये है कि ऐसा नहीं है जो हमने बताया था अजय कुमार सोनकर को, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अजय कुमार सोनकर को मिला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये है कि विकल्प में कुछ और रहा हो तो अलग बात है, क्योंकि पुरस्कार तो बहुतों को मिले हैं, ठीक है। चलिए 2022 में महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में कौन सा खेल आयोजित हुआ था? लो भैया, अब यहां पर मामला जानते हैं क्या है? मामला यह है कि यहां पर आईपीएल के 4 मैचेस आयोजित किए गए थे। अब पता नहीं विकल्प में आईपीएल दिया था कि नहीं दिया था, ठीक है भैया। अब पता नहीं आईपीएल दिया था कि नहीं दिया था विकल्प में। तो आईपीएल के 4 मैचेस का आयोजन मुंबई और पुणे में हुआ था, ठीक है। अब रही बात, कुछ लोग फीफा वर्ल्ड कप वगैरह बता रहे हैं कि अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप, तो भैया वो तो एक होने वाला था भारत में, जो कि फीफा ने भारत को बैन कर दिया, तो अब तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब वो भी जो है ना, तो इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को किसने लीड किया था? तो भैया देखो, ये तो बहुतों बार पढ़ा रखा है। या तो विकल्प में रहा होगा देवेंद्र नाथ टैगोर, और देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं विकल्प में रहा होगा तो केशव चंद्र सेन रहा होगा, और या तो हो सकता है दोनों रहा हो, ठीक है भैया। लेकिन याद रखना कि अगर हम सीक्वेंस से चलें तो राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर आए थे, और देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन आए थे, ठीक है भैया। ये सीक्वेंस है, बाकी अपनी अपनी मर्जी, सब प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। जनवरी 2022 में रेसलिंग या बॉक्सिंग में विजेता बनी कांस्य पदक किस देश में आयोजित? क्वेश्चन है गड़बड़ लिखा है। चलो देखते हैं, भरोसा स्कीम। अब भरोसा जैसी स्कीम तो कोई नहीं है ना। दरअसल में हमें लग रहा है कि बच्चा बताने में कंफ्यूज हो गया और हमारे टाइपस्ट ने टाइप कर दिया। ग्रामीण बैंक रूरल रीजनल बैंक, ये ब्लैंक कैसे? अच्छा ठीक है, बैंक रूरल, थोड़ा सा ये गड़बड़ तरीके से लिखा है। सही तरीका क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। रीजनल रूरल बैंक एक्ट होगा। क्या होगा? रीजनल, क्या होगा? रीजनल रूरल बैंक एक्ट होगा, रूरल बैंक एक्ट होगा, ठीक है भैया। और आप जानते हैं कि रीजनल रूरल बैंक एक्ट पूछा था कि कब पास हुआ था, तो भाई साहब 1976 में पास हुआ था। अरे 1976 नहीं याद है, जिसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, वही वाला 1976 भाई साहब, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखा जाए। पराक्रम दिवस बताइए भाई, एक एक पराक्रमी योद्धा को पता है कि 23 जनवरी को मनाते हैं हमारे देश के देश नायक माने जाने वाले सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस की ना जन्म तिथि होती है, इस दिन जन्म दिवस होता है, तो इसी वजह से मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म 1897 में, कब भैया? 1897 में इसी दिन हुआ था। कटक उड़ीसा में महानदी के किनारे यह पड़ता है। यहीं पर पड़ता है क्या? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जबकि अंतरराष्ट्रीय वाला मनीला फिलीपींस में है, ठीक है भैया। हाँ चलिए बताइए भाई। हाँ भाई एकदम जबरदस्त। बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किस राज्य ने किया है? तो बच्चों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? बताइए फटाफट, कौन सा है भाई? बाकी तब तक हम आपको एक जरूरी बात यह भी बता दें, एक आंकड़ा आपको बता देते हैं जहां से पेपर में आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वो आंकड़ा क्या है भैया? तो वो आंकड़ा यह है कि इस बार जो भारत सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था, उसमें कितना बजट का प्रावधान बच्चों के लिए किया गया था, ठीक है भैया। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिएगा। 92,736 करोड़, 92,736 करोड़ के बजट का प्रावधान इस बार के बजट में भारत सरकार ने बच्चों के लिए किया था। तो भारत सरकार के द्वारा बच्चों के लिए इस बार के बजट में 2022 में जो प्रावधान किया गया था वो ये था, कितना? 92,736 करोड़, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। हाँ, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ, दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स आप जानते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स पर मैं कल 5 बजे शाम को आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा। कल शाम को 5 बजे कॉमनवेल्थ गेम्स पर एक जबरदस्त क्लास होगी, शानदार क्लास होगी।
तो बर्मिंघम में आयोजन हो रहा है। बर्मिंघम कहां पड़ता है दोस्तों? इंग्लैंड में पड़ता है। और आपसे यहां पर क्वेश्चन था कि ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था, तो याद करिए पीवी संधू। अच्छा, एक पेपर जो दूसरे दिन वाला पेपर था रेलवे का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कि बैडमिंटन में किसने गोल्ड मेडल जीता, तो पीवी संधू ने ही गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों पीवी संधू और साथ में मनप्रीत सिंह भी थे। और एक बात और बताना चाहेंगे, ये वही पीवी संधू हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए, है ना, सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप को भी जीता है। और इसके अलावा ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। और ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। हाँ, कौन से पिछले प्रश्न का? इस प्रश्न का आंसर तो ये हो गया। इस प्रश्न का आंसर मध्य प्रदेश हुआ, क्या दिक्कत है? तो बच्चों के लिए अलग से बजट मध्य प्रदेश में। चलो बताओ दोस्तों, क्वेश्चन था कि सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च। अब देखो क्या है कि अगर केवल सेंट थॉमस कैथेड्रल करके था, सेंट थॉमस, अगर सेंट थॉमस जिस तरह से जैसे ये दिया है, अगर ये वाला चर्च पूछा था तो ये तो चेन्नई में है ना दोस्तों। ये अगर ये वाला चर्च पूछा था तो ये तो चेन्नई तमिलनाडु में है। लेकिन अगर नॉर्मली सेंट कैथेड्रल आपसे पूछा था तो सेंट कैथेड्रल तो गोवा में है। जी हाँ दोस्तों, सेंट कैथेड्रल कहां पर है? गोवा में है। तो वो समझ के चलिएगा कि केवल नॉर्मली सेंट थॉमस सेंट कैथेड्रल चर्च पूछा होगा तो गोवा में है, और अगर इस तरह से पूछा था तो चेन्नई में है। ठीक है, चलिए अब देखो भैया, क्वेश्चन है कि 2022 क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने किसको पटक कर हराया, मतलब जीता है ना? थोड़ी की देर बाद, ठीक है, जबरदस्त तरीके से आएगा साइंस का धमाकेदार सेशन। ठीक है, मजा आ जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी। चलो तो देखो भैया, तो इंडिया ने पटक दिया किसको उठाकर? अंग्रेजन का। किसका भैया? अंग्रेजन का उठा के दिया पटक और जीत लिया अपने लिए एगो पदक। ठीक है, पदक छोड़ो, पदक नहीं मिलता है यहां, सीधा फाइनल जीत लिया। ठीक है, यश धुल, ठीक है भैया, यश धुल थे कप्तान और मार दिया मैदान। ठीक है भैया, मार दिया मैदान। और कहां हुआ था आयोजन? वेस्ट इंडीज थी वो जगह जहां पर मिली इंग्लैंड को पटकनी, और एकदम हर भारतीय का हुआ सीना गर्व से चौड़ा, और नाप के आया तो निकला 56 का। चलो, बांध के संरक्षण, ए भाई, बांध के संरक्षण के समय क्या चीज नहीं देखी जाती? अब ये तो विकल्प के बाद ही बताया जा सकता है ना भैया। हाँ, एकदम यश धुल। ठीक है भैया, हाँ देखो, अच्छा ठीक भैया आकर्षण। तो देखो भैया, तो कुल मिलाकर क्या है दोस्तों, यहां पर समझिएगा कि देखिए ये क्वेश्चन का क्या है कि ऑप्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक सही आंसर नहीं बताया जा सकता। ठीक है, अब साइकोलॉजी कुछ लोग आंसर बता रहे हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में साइकोलॉजी था तो साइकोलॉजी सही। साइकोलॉजी का क्या लेना देना है भाई बांध से? ठीक है, अब साइकोलॉजी लगा के थोड़ा डैम को बचा लेंगे। चलिए ऑप्शन दे। ओ भाई, ऑप्शन कहां से दें? ऑप्शन बच्चा पेपर दे के आया, क्वेश्चन बता दे, वही बहुत बड़ी बात है कि नहीं? चलो, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ओ भाई, जो भी अध्यक्ष थे, लेकिन अगर आप इसका आंसर गड़बड़ दिए तो वित्तीय स्थिति आपकी आगे कैसे होगी, कैसे गड़बड़ मतलब अच्छी होगी? तो आंसर तो देना पड़ेगा। तो ये कौन थे भैया? NK सिंह। कौन थे दोस्तों? NK सिंह थे। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल, नंद कुमार सिंह। अब जरा एक नंद किशोर सिंह। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि 14वें वाले के कौन थे भैया? हाँ, तो 14वें वाले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी है ये प्रश्न लेकिन एकदम लाजवाब है भाई। ठीक है, एकदम जबरदस्त है। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी थे दोस्तों, बिल्कुल, है ना भाई? तो एकदम शानदार तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा कि पहले वाले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी थे, और बिल्कुल निरोगी थे। बिल्कुल भैया, KC नियोगी। जी हाँ, चलिए, मौलिक कर्तव्य भाई कितनी बार पूछेगा ये, है ना? मतलब अब तो हद हो गई, इंतहा हो गई अब तो इस प्रश्न की। तो कितनी बार पूछेगा भाई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है भैया, एकदम जबरदस्त। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हाँ भैया, लगे रहो, शानदार, धमाकेदार। ओह क्या बात है। पंचायत राज व्यवस्था कितनी बार पूछोगे भाई साहब? है भाग 9 में है। किसमें है? अब देखो यही है, सुबह वाली शिफ्ट में पूछा था कि कितने विषय हैं, है ना? सुबह वाली शिफ्ट में पूछा कि कितने विषय हैं, और इस वाले शिफ्ट में सेकंड वाले में पूछ लिया कि किस भाग में है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो
ठीक है, कल्याण बंधु, अब कल्याण बंधु तो नहीं रहा होगा, मुझे लगता है कि ये जो योजना पूछा होगा, ये पूछा होगा दरअसल में दलित बंधु योजना, क्योंकि कल्याण बंधु योजना जैसी कोई योजना तो मुझे नहीं समझ में आती, मतलब मुझे याद नहीं दिमाग में। दलित बंधु योजना क्या हो सकता है, क्योंकि दलित बंधु योजना जो है ये तेलंगाना में लॉन्च की गई है और तेलंगाना की सरकार के द्वारा जहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, वो 10 लाख रुपए दलितों को दे रहे हैं, ठीक है भैया, एक तरह से लोन के तौर पर। और ये 10 लाख रुपए से दलित अपना कोई है ना क्या कर सकते हैं भैया, स्टार्ट कर सकते हैं क्या, ओ भाई स्टार्टअप है ना, कोई नया बिजनेस। सिंधु दर्शन उत्सव, सिंधु दर्शन उत्सव नहीं हो सकता है, सिंधु दर्शन उत्सव भी ठीक है, लेकिन एक्चुअली में सिंधु दर्शन यात्रा होता है जो कि लेह लद्दाख में आपको देखने को मिलता है। कहां पर दोस्तों, लेह लद्दाख में देखने को मिलता है क्या, सिंधु दर्शन यात्रा। जी हां, अब यात्राएं तो बहुत सारी हैं, जैसे एक होता है क्या, एक होता है घुड़दौड़ उत्सव, है ना भैया, तो जम्मू कश्मीर में होता है। हाथी दौड़ प्रतियोगिता, है ना, ये आपका केरल में होती है ना। नौकायन प्रतियोगिता भी केरल में होती है। कंबाला जो कि भैंस दौड़ प्रतियोगिता कर्नाटक में होती है। बैल दौड़ वाला तो तमिलनाडु में होती है। कोयला से संबंधित योजना कुछ पूछा था, खैर ऑप्शन नहीं बता पाया बच्चा, ठीक है। चलो, प्लास्टिक बैग की जगह पर उपयोग करना उचित है, किसका उपयोग किया जाए, अरे प्लास्टिक बैग की जगह पर सीधा मुंह ना इस्तेमाल कर लें। जो भी खरीदने जाए, मान लो सब्जी लेने गए तो ये हुआ कि भैया 1 किलो लौकी दे दो, तो ये होगा कि भैया पॉलीथीन तो नहीं है, किसमें दें, तो ये होगा भाई मुंह में डाल दे सीधा, ठीक है, क्या करेंगे पॉलीथीन ले जाके, ठीक है, तो मुंह में कैसे देगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि घर से क्या करें, कपड़े का थैला लेकर जाएं, ठीक है। अब कागज की थैली से तो काम होगा नहीं, पता चले कागज का थैला लेके जाओगे, 1 किलो लौकी उसमें डाली, फिर पता चला थैला लेके घर पहुंचे तो पता चला बे सब्जी कहां रह गई, थैला तो घर चला आया, तो बता ओ भाई ओ वहीं रह गया, खेल हो गया, ठीक है। तो ठीक है, अब ये तो डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन में रहा होगा। अगर कागज का थैला ऑप्शन में था तो कागज का थैला आंसर हो जाएगा। अब अगर कागज का थैला ऑप्शन में नहीं था तो कपड़े का थैला हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो भैया हम तो कहते, देखो अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भैया ये प्लास्टिक बैन कब करोगे, पूछता है भारत, तो जनता पूछ रही है प्लास्टिक बैन कब करोगे। आखिर 1 जुलाई का लास्ट जो है टाइमलाइन था कि 2022 में 1 जुलाई तक कर देंगे प्लास्टिक बैन, कम से कम यही कर देते, है ना। 1 करोड़ रोजगार वाला जो टारगेट था वो तो पूरा हुआ नहीं, कम से कम यही कर देते, इसमें क्या मेहनत लगनी थी, इसमें कुछ नहीं करना था। केवल प्लास्टिक बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको कहते हैं ना कि वो कभी कभी होता नहीं कि लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते, तो कम से कम यही कर देते, ठीक है। चलो फिलहाल तो प्लास्टिक बैन होना बहुत जरूरी है, वो भी तत्काल प्रभाव से, ठीक है। चलो हाँ भाई, तो गोंड और गोंड जनजाति के उत्थान के लिए जितने कार्यक्रम है मध्य प्रदेश कर सकता है, क्योंकि गोंड जनजाति सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, यहीं पर पाई जाती है। तो अरे भाई ये देखिए, अब फ्राइडे के दिन हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, है ना, फ्राइडे के दिन हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करवाया था इस चैनल पे, तो आप देखेंगे उसमें हमने बताया था कि टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है, 6 हैं, और 6 के नाम भी बताए थे, याद करने का तरीका भी बताया था, एक बार फिर से उसको देख लेना। जी हाँ, तो 2022 में भारत व श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में किस खिलाड़ी ने अपना 100वां भाई मैच खेला है। तो कुल मिलाकर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखिए क्या है कि भारत और श्रीलंका के बीच में हाल ही में एक मैच हुआ और इस दौरान अपना 100वां मैच किसने खेला भैया, तो विराट कोहली ने अपना 100वां मैच इस दौरान अपना खेला है। इसके बाद एक प्रश्न और है जो क्रिकेट से पूछा हुआ था कि हाल ही में इंडिया ने अपना कौन सा मैच खेला है, तो इंडिया ने 1000 मैच खेल लिए हैं। तो भैया इसका मतलब यह है कि दुनिया की पहली टीम जिसने 1000 मैच का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है भैया, वो कौन सी है, इंडिया है। जी हां दोस्तों, तो इंडिया दुनिया की पहली ऐसी टीम है जिसने 1000 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है, ठीक है भैया आर्यन, तो इसको आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है और पहले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन क्रिकेट से पूछे हुए थे, एक ये वाला है जिसमें यह था कि भैया विराट कोहली ने 100वां मैच खेला है और दूसरा भारत ने 1000वां मैच, ठीक है। तो एकदम एक साथ डबल धमाका।
तो भैया ये तो साइंस का क्वेश्चन है, आपको अभिषेक सर बताएंगे। एनके सिंह, दोस्तों एनके सिंह से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कल वाले पेपर में पूछा था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। कल वाले पेपर में क्या पूछा था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, और आज वाले पेपर में पूछा गया कि एनके सिंह कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो आप जानते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसका गठन आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे। ठीक है भैया। भारत की कौन सी योजना भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना बन गई है? तो भैया भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना की अगर हम बात करें, भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना की बात करें तो यह अन्नपूर्णा योजना है। और यह अन्नपूर्णा योजना कब स्टार्ट की गई थी? जी हां दोस्तों, तो यह अन्नपूर्णा योजना सन 2000-2001 में स्टार्ट की गई थी। तो इसको भी याद रखिएगा, सन 2000-2001 में स्टार्ट की गई अन्नपूर्णा योजना भोजन देने वाली भारत की सबसे बड़ी योजना बन गई है भाई। ठीक है। चलिए, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भैया आप जानते हैं कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति दोस्तों? जी हां भाई, खूबसूरत आत्मा। तो भैया कुल मिलाकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है भैया कुमार जी। चलिए भाई मृणाल, यमुना नदी की सहायक नदी दोस्तों पूछा हुआ था कि नहीं है, और विकल्प में एक सिंधु ऑप्शन में दिया हुआ था। तो आप जानते हैं कि सिंधु जो है यमुना की कहीं से भी सहायक नदी नहीं है। जबकि यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो आप बीएससी याद कर सकते हैं। बी से मतलब क्या हो गया? बेतवा हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा? सिंध हो जाएगा। लेकिन सिंधु दे रखा था, सिंध है ना कि सिंधु। तो सिंधु सहायक नदी नहीं है, सिंध सहायक नदी है। ठीक है भाई, एकदम भाई इनोसेंट गर्ल, क्या बात है। अरे चलिए, इसके बाद दोस्तों च से सी से क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। तो याद रखेंगे केन, बेतवा और चंबल। जी हाँ दोस्तों, केन, बेतवा है ना। अच्छा, केबीसी याद करना था, बीएससी नहीं याद करना था। ऐसे याद करिएगा, ये सिंध गड़बड़ हो जाएगा। केबीसी याद करिएगा। क्या याद करिएगा? केबीसी याद करिएगा। देखिए अब यही है, जब समय कम मिलेगा और जल्दबाजी करेंगे तो यही होगा। ठीक है। चलिए, तो केबीसी में आपको याद करना है केन, बेतवा और चंबल। ठीक है भैया, केन, बेतवा और चंबल याद करेंगे। ठीक है, केन, बेतवा, चंबल याद करेंगे। ठीक। चल आगे देख लीजिए, गंगा नदी के पानी का बैक्टीरिया है ना। गंगा नदी की पानी नहीं, गंगा नदी का पानी होता है। तो गंगा नदी का जो पानी होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण प्रदूषित हो रहा है? तो ये भी आपका अभिषेक सर बताएंगे, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है भैया। हाँ चलिए, अब वैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गंगा नदी का पानी किस वजह से शुद्ध बना रहता है, तो वो भी आपको बताएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है पूछा था। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है दोस्तों? वो है आपकी चिल्का। कौन सी है? चिल्का झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील होने के साथ साथ सबसे बड़ी लैगून झील भी है। और आप सभी को पता है कि कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है भैया, तो उसको भी याद रखेंगे शानदार तरीके से। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए इंजन की टेस्टिंग कहां से की है? जी हाँ, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसरो ने गगनयान आप जानते हैं कि क्या है? भारत का पहला, जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है। भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है। क्या है? भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है। तो इस बात को जरा ध्यान से समझ के चलिएगा। ठीक है। और अगले साल ये लॉन्च होगा 2023 में। किसकी मदद से लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों फ्रांस की मदद से लॉन्च किया जाएगा। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNES। क्या नाम है इसका? CNES नाम है। और याद रखिएगा कि भैया इसके लिए महेंद्रगिरी तमिलनाडु से, कहां से दोस्तों? महेंद्रगिरी तमिलनाडु से, मतलब तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से एक क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है भैया, महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। चलिए, ये सवाल देखिए, क्वेश्चन था कि जून 2022 में साक्षरता दर में स्कूल में क्या, मतलब यह क्वेश्चन इनकम्प्लीट है एक्चुअली में। इस तरह की कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली है, बच्चा सही क्वेश्चन बता नहीं पाया। पंचायत राज में कौन सा विषय नहीं आता है? तो देखिए विषय, आप पता नहीं विषय पूछा था या मामला पूछा था। जैसे देखिए क्या है कि आप जानते हैं कि पंचायत राज के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। एक होती है क्या? एक होती है ग्राम पंचायत, एक होती है क्या? पंचायत समिति होती है,
और तीसरी क्या होती है भैया, एक होती है आपकी जिला पंचायत। क्या होती है, जिला पंचायत होती है। तो कई बार ऐसा हो चुका है कि पेपर में क्वेश्चन आता है और एक ऐसे ही 3 ऑप्शन दिया रहता है और चौथा ऑप्शन क्या दिया रहता है पता है, चौथा ऑप्शन मान लीजिए नगर निगम दे देता है, नगर पालिका दे देता है या कुछ ऐसा दे देता है। ठीक है भैया सुनील, हाँ ऐसा कुछ दे देता है तो वही आंसर होता है। तो पंचायत राज में कौन सा शामिल नहीं है, तो ये तीनों पंचायत राज में शामिल है। हाँ अगर हम विषयों की बात करें तो भैया देखिए मॉर्निंग वाले शिफ्ट में विषय पूछा था शायद आज वाले में, तो 29 विषय है आप जानते हैं। अब या तो आपको 29 विषय याद करने पड़ेंगे कि पंचायत राज के अंतर्गत आने वाले वो 29 सब्जेक्ट कौन से हैं। ठीक है भैया चलिए, अच्छा जिला परिषद था ऑप्शन में शिव भैया, ठीक है चलो, तो जिला परिषद था तो फिर ठीक है, जिला पंचायत होता है, जिला परिषद नहीं होता है। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल भैया रोशन, जब कई दिन पेपर होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है चलिए, फिस्कल पॉलिसी पूछा हुआ, तो फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में दोस्तों राजकोषीय नीति कहा जाता है। फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, राजकोषीय नीति कहा जाता है। और राजकोषीय नीति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर इस प्रकार का विकल्प था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएंगे और नहीं तो फिनांस मिनिस्टर बताएंगे, है ना, फिनांस मिनिस्ट्री बताएंगे। ठीक है भैया, फिनांस मिनिस्ट्री बताएंगे, वित्त मंत्रालय। दरअसल में याद करिए कि ये जो वित्त मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी पे 3 काम होते हैं। एक तो क्या करना दोस्तों, एक तो होता है मित्रों बजट तैयार करना। क्या करना, एक तो बजट तैयार करना जिम्मेदारी होती है, तो याद रखिएगा बजट तैयार करना एक जिम्मेदारी है। दूसरा क्या तैयार करना जिम्मेदारी है, आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करना जिम्मेदारी है। क्या तैयार करना, आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करना जिम्मेदारी है। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा है आपका, तीसरा क्या है दोस्तों, तो तीसरा है बजट तीसरा है राजकोषीय नीति तैयार करना। तो याद रखिएगा ये तीनों ही जिम्मेदारियां इनकी है। ठीक है, तो बजट मींस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब इकोनॉमिक सर्वे, और तीसरा है राजकोषीय नीति अर्थात फिस्कल पॉलिसी। ठीक है भैया, हाँ प्याज नहीं खाते, एकदम सही खा। पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, तो 20 सूत्री कार्यक्रम को वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था और इस समय 5वीं, है ना, 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था। कौन सा दोस्तों, 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था। और आपको बता दें कि 5th 5 ईयर प्लान वही प्लान है जो 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाया था, जो 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाया था। तो इस बात को भी याद रखना है कि 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाने वाली पंचवर्षीय योजना यही है जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम वर्ष 1975 में चलाया गया था। ठीक है भैया लल्ला, चलो आपको बताना है निशा गांधी नृत्य। दोस्तों निशा गांधी नृत्य उत्सव कहां पर होता है, तो केरला में होता है निशा गांधी नृत्य उत्सव। अच्छा याद करिए केरला, दोस्तों केरला में तो एक जो है क्या होता है, याद करिए एक होता है ओणम का त्योहार। केरला में ही जो ओणम का त्योहार है ना, ओणम का त्योहार किस देवता को समर्पित है भाई, तो ओणम के त्योहार पर महाबली की पूजा की जाती है। किसकी दोस्तों, महाबली की पूजा की जाती है। बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल, बाहुबली की नहीं महाबली की। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ओजोन से क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो भैया जाहिर सी बात है अब ओजोन परत की वजह से या ओजोन की वजह से सुनामी थोड़ा ना आती है। खैर साइंस का है तो आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक से सर बताएंगे। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी की 2500 किलोमीटर की दूरी किसमें आती है। अब ये कहना क्या चाह रहा था, मतलब सवाल समझ में नहीं आया कुछ, है ना। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी की दूरी, मतलब खैर एग्जैक्टली क्वेश्चन मिला नहीं है। CSIR में बच्चों के लिए कोई योजना चलाई गई किसके द्वारा, तब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ठीक है, वित्तीय बजट में कटौती से संबंधित प्रश्न, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, है ना भैया। वित्तीय बजट में कटौती से संबंधित कोई प्रश्न, ये दरअसल में ऐसा नहीं रहा होगा। दरअसल में मामला कुछ ऐसा हो सकता है कि जो बजट होता है, ठीक है, जो बजट होता है हर साल बजट पेश किया जाता है, आप जानते हैं, तो बजट में कटौती के लिए एक कटौती प्रस्ताव आता है, वो हो सकता है। ठीक है भैया विशाल, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम भैया रविदास, नाम रोशन कर रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है किस ओलंपिक में, तो ऐसा तो नहीं रहा होगा। ज्यादातर बच्चों ने बताया कि ये पूछा था सर कि भाई नीरज चोपड़ा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है, तो याद रखेंगे कि भैया भाला फेंक में जीता है। और आप जानते हैं कि इसी बार के टोक्यो ओलंपिक में जीता है, 7 अगस्त 2021 को जीता था, इसीलिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस भाई। ठीक है, हाँ 2022 में किसने बैडमिंटन का सैयद मोदी ट्रॉफी जीता है, तो भैया ये क्वेश्चन तो हमने आपको बहुत बार कराया है।
है ना भैया, बहुत बार कराया हुआ है। और हमने बताया था कि दोस्तों ये आयोजन कहां पर हुआ था, ये आयोजन दोस्तों लखनऊ में हुआ था। कहां पर? लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। और इसको जीतने वाली कौन थी? पीवी संधू थी। कौन थी दोस्तों? पीवी संधू ने इसे जीता था। ये वही पीवी संधू है जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जी हां दोस्तों, ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और अभी इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। जी हां, तो ये भी याद रखिएगा। तो पीवी संधू लगातार छाई हुई है भाई, ठीक है। हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। भारतीय संविधान कितने देशों के स्रोत से बना है भाई? भारतीय संविधान का स्रोत देखिए दोस्तों, यहां पर कई अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है, समझिएगा। जैसे एक सवाल तो यह है कि भाई अगर आपसे कहा जाए कि कितने देशों के स्रोत से, मतलब कितने देशों को मिलाकर, तो ऐसे तो डायरेक्ट आंसर हो जाता है 10 देश, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है? 10 देश, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे पूछ ले तो 10 देश आप बताएंगे। लेकिन समझिएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 10 देशों के संविधान का अवलोकन हुआ था। कितने भैया? 10 देशों के संविधान का अवलोकन हुआ था। मतलब यह है कि 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। और 60 देशों के संविधान के अवलोकन के पश्चात, ठीक है, 10 देशों के संविधान से चीजों को उठाकर हमारे संविधान को बनाया गया। हालांकि एक बात और आपको बता दे, ठीक है, एक बात यह भी आपको बता देते हैं कि अगर भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। क्या है भैया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, जहां से भारतीय संविधान के 60% प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है भैया, चल। भारत के भौगोलिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों इसका 2 जवाब हो सकता है। इसका आंसर 4 भी हो सकता है और इसका आंसर 6 भी हो सकता है। जी हां, इसका आंसर 4 भी हो सकता है और इसका आंसर 6 भी हो सकता है। समझ रहे हैं? दोनों आंसर हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि विकल्प में क्या दिया था, या ये कह लीजिए कि क्या मानेगा। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि भैया एक तो होता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, एक क्या होता है? एक होता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र होता है, ये आप जानते हैं। दूसरा क्या होता है भैया? दूसरा होता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान होता है। अच्छा, ये तो कॉमन है, ये बिल्कुल मिलता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है। ठीक है भाई, और चौथा क्या हो जाता है? चौथा हो जाता है तटीय भाग एवं द्वीपीय क्षेत्र, है ना। हाँ, या यूं कह लीजिए कि तट एवं द्वीप। क्या हो जाता है? तट एवं द्वीप हो जाता है। तो ये पुराना विभाजन है। ये क्या है? ये पुराना विभाजन है। ठीक है भैया, ये पुराना विभाजन है कि भाई ये 4 आपको दिख रहा है। लेकिन एक बात बताएं, जैसे क्या होता है कि नए विभाजन के अनुसार आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसमें से जो मरुस्थली क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा? एक तो मरुस्थली क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक है, मरुस्थली क्षेत्र एक एक्स्ट्रा हो जाता है। दूसरा है ना, तट को अलग मान लिया जाता है और द्वीप को अलग मान लिया जाता है। ठीक है, तब क्या हो जाता है? तब 6 हो जाता है। तब एक हो जाता है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा हो जाता है तटीय क्षेत्र, पांचवा हो जाता है द्वीपीय क्षेत्र और एक हो जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है भैया, हाँ। तो भैया ये है कि अब आप कहोगे गुरुजी लगाएं क्या? तो भैया अलग अलग बोर्ड अलग अलग आंसर मानते हैं। ठीक है, कोई बोर्ड या कोई स्टेट ऐसा होता है जो 4 आंसर मानता है, कोई 6 मानता है। तो इनमें जो है दिक्कत वाली बात है। हाँ, अगर 4 या 6 में से केवल एक ही विकल्प में है तब तो ज्यादा अच्छा है, 6 आंसर लगा दो, कहानी खत्म करो। ठीक है भैया, चलिए। दोनों दिया है तो एक्चुअली में आंसर का है ना सवाल ही नहीं उठता, फिर तो सभी को नंबर मिलने चाहिए। ठीक है भैया, चलो। भारत ने $115 मिलियन का लोन किससे लिया है? तो भैया वर्ल्ड बैंक से $115 मिलियन का लोन लिया है। किससे भाई? वर्ल्ड बैंक से दोस्तों $115 मिलियन का लोन लिया है। ठीक है भैया, हाँ ठीक है। टीसीएस का बता दे। टीसीएस तो हमें लगता है 6 ही मानेगा, क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करने वाली संस्था है। बुजुर्ग लोगों के रोजगार के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो ये थोड़ा सा बिल्कुल नई प्रकार की योजना थी। ठीक है, देखना पड़ेगा। नारियल का सबसे कठोर भाग, तो ये आपको साइंस में देखने को मिलेगा। हिमालय के सबसे पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? अब ये तो डिपेंड करता है कि विकल्प में क्या दिया हुआ था। हाँ, आज रात में 9 बजे क्लास होगी। ठीक है,
हिमालय की सबसे पूर्वी भाग से नदी जो निकलती है, तो देखो अगर ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र था तो चलो ब्रह्मपुत्र आंसर हम मान सकते हैं, लेकिन फिर भी विकल्प अगर मिलता तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है भैया, विकल्प अगर मिलता तो बेहतर बताया जा सकता था। पतंजलि ने किस बैंक के साथ मिलकर भाई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो एक तरह से इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता इनका हुआ है। ठीक है भैया, चलिए तो अभी दोस्तों समय थोड़ा सा कम है, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम आपको कम से कम जो आए हुए सवाल है वो सब बता दें। तो भैया तेंदू के पत्ते का इस्तेमाल होता है बीड़ी बनाने में। ठीक है, किसको बनाने में दोस्तों? बीड़ी बनाने में। ठीक है, चलिए नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया है, वो कहां है? लो भैया, जब इसमें लिखे है कि दिल्ली में उद्घाटन किया है तो फिर दिल्ली में है, ये वही वॉर मेमोरियल है जहां पर अमर जवान ज्योति को शिफ्ट कर दिया गया है और अमर जवान ज्योति की जगह पर सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष, अब ये दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष मामला क्या पूछ लिया भाई? तो दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष करके भी कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि क्या था मामला और किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है भैया, चलो फिलहाल शायद कुछ रवि कुमार करके था ऑप्शन में। ठीक है, वही आंसर रहा होगा। सबसे पुराना नगर निगम, अच्छा याद रखिएगा ये क्वेश्चन तो काफी फेमस है। ये चाहे सबसे पुराना कहे या आपसे कहे कि पहला नगर निगम बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? मद्रास होगा। और मद्रास अगर विकल्प में ना दिया हो तब आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा चेन्नई। क्या होगा? चेन्नई, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भोपाल गैस त्रासदी जहां एमआईसी गैस लीक हुआ था उसके अध्यक्ष, अब अध्यक्ष कैसे पूछेगा भाई? अध्यक्ष क्या, अब उसका अध्यक्ष वाला मतलब कुल मिलाकर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अध्यक्ष पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ जानते रहिए कि भोपाल गैस त्रासदी जो है ये वर्ष 1984 में हुई थी। ठीक है भैया, मिथाइल आइसोसाइनेट। सबसे पुराना वेद पूछा था, तो देखो लगातार हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन के आसपास लगभग हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है भैया, हाँ 70 प्लस, तो 70 के आसपास ले आओ, सिलेक्शन एकदम हो जाएगा आराम से। द्रविड़ कला में कौन सी भाषा ज्यादा मिलती है, यह पूछा हुआ था। तो भैया द्रविड़ कला में कौन सी भाषा ज्यादा मिलती है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है भैया, इस तरह का कुछ सवाल पूछा हुआ था। तो ठीक है, अब इसमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या था, क्योंकि एक बच्चे ने बताया कि सर पूछा हुआ था कि कौन सी द्रविड़ भाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो अगर द्रविड़ भाषा के अंतर्गत नहीं आती पूछा था तो भैया दक्षिण भारत की भाषाओं को छोड़ दीजिए, तो कोई द्रविड़ भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, बाकी अगर ऐसा सवाल पूछा था तो भैया आपका आंसर क्या हो सकता है? तेलुगु हो सकता है।